मुझे लगा था कि तुमने कहा था कि यह आरव नाम का लड़का ताकतवर है, तो फिर वह अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं वह कायर तो नहीं है जो इसलिए छिपा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि वह हमारे खिलाफ जीत नहीं सकता? एशर ने बेफिक्री से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए पूछा। अपनी गर्दन पीछे की ओर झुकाते हुए इवर ड्रैगनमिर ने बस उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। आरव गॉर्डन्स निश्चित रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं है। मेरा उससे एक बार टकराव हुआ था और मैं आपको बता सकता हूं कि वह हार मानने या कायरता दिखाने वाला व्यक्ति नहीं है। यहां तक कि जब हमने उस समय लड़ाई की थी तब भी वह केवल एक टियर 2 मैच था। लेकिन फिर भी तीसरे स्तर के जादूगर के सामने भी उसने कोई भय नहीं दिखाया। उसका आत्मविश्वास और व्यवहार ही वह चीज है जिसने मुझे वास्तव में उसका सम्मान करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन इससे कुछ नहीं बदलता क्योंकि इस बार मैं ही उसे हराऊंगा और अपना नाम साफ करूंगा ताकि मेरा कबीला देख सके कि वास्तव में वे किस चीज से वंचित रहे हैं। आइवर ड्रैगनमिर ने जवाब दिया। ये तो अजीब है, मुझे यकीन नहीं हो रहा। आखिर तुम उससे कैसे हार गए जबकि वो सिर्फ टियर 2 का जादूगर था और तुम टियर 3 के जादूगर? कहीं तुम इतने कमजोर और दयनीय तो नहीं हो कि एक छोटे बच्चे की भी देखभाल नहीं कर सकते? एशर ने आइवा को उकसाने की कोशिश करते हुए कहा, हालांकि आइवा शांत रहा। बिना कोई प्रतिक्रिया दिए वो वहीं खड़ा रहा और मुस्कुराता रहा। आशय, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अकादमी में प्रवेश करने के बाद से तुम्हें कभी हार का सामना करना पड़ा है? आइवा ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैंने कभी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जिसे मैं जीत न सकूं। असल में मुझे नहीं लगता कि उस अकादमी में कोई ऐसा है जो मुझे हरा सके। लेकिन अगर बात कबीले की हो तो अभी भी कुछ ऐसे अनोखे लोग हैं जिनसे मैंने मुकाबला नहीं किया है। एशर ने कुर्सी पर लेटते हुए जवाब दिया, जबकि आइवा हल्की सी मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। अब यहीं पर तुम गलत हो, क्योंकि इस दुनिया में अभी भी बहुत सारे राक्षस हैं जो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के बजाय छिपे रहना पसंद करते हैं। आरव उन्हीं राक्षसों में से एक है और मुझे पता है कि तुम चाहे कुछ भी कहो, गड़बड़ ही करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम उसे हरा नहीं सकते और इसीलिए मुझे उसे रॉयल मेज एकेडमी के लिए यहीं और अभी रोकना होगा, इससे पहले कि वह बड़ा हो जाए। आइवर ड्रैगनमिर ने कहा, जिस पर एशर ने नाक सिकुड़ी। आरव ये, आरव वो, मैंने उस आदमी की कितनी तारीफें सुनी हैं, ये तो मैं गिन भी नहीं सकता। अब तो मुझे लगभग गुस्सा आ रहा है। मेरा मन कर रहा है कि उसे देखूं और गला घोंट दूं। जैसा कि मैंने कहा, उसकी जान लेने का अधिकार सिर्फ मुझे है, एशर ने गुस्से भरी निगाहों से कहा। मैंने मिस्टर बोल्टन से सुना है कि आप आरव से कभी नहीं मिले हैं, तो फिर आप उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं? आइवा ने पूछा। बात सीधी सी है, उसके पिता की वजह से मैं उसे मारना चाहता हूं। उसके पिता को प्राचीन ब्लेज कबीले द्वारा दशकों में पैदा किया गया सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति माना जाता था। वह प्रतिभा से परिपूर्ण थे, लेकिन वह निर्दयी भी थे, इतने निर्दयी कि उन्होंने अपने कबीले के लोगों को अपना कर दिया। मेरे पिता की साधना को भी एक मुद्दे के कारण बर्बाद कर दिया। मुझे इस बात की परवाह भी नहीं है कि उस स्थिति में क्या हुआ, एशर ने समझाया। लेकिन जिस निर्दयी तरीके से उसने मेरे पिता की साधना को पंगु बना दिया और उनके मानव भंडार को इस हद तक नुकसान पहुंचाया कि उनके फिर से साधना करने की कोई उम्मीद नहीं बची, यह मेरे लिए उससे और उसके बेटे से नफरत करने का पर्याप्त कारण है। और चूंकि मैं अपना गुस्सा उस पर नहीं निकाल सकता, तो मुझे लगता है कि मैं इसे उसके बेटे पर ही निकालूंगा, एशर ने अपने खुरदुरे बालों में हाथ फेरते हुए कहा। ये स्पष्टीकरण सुनने के बाद आइवा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे या एशर को अपनी नफरत छोड़ने के लिए कैसे मनाए। वह एक ऐसे दृश्य का साक्षी था जहां एक बेटे को अपने पिता के पापों का प्रायश्चित करना पड़ रहा था, एक ऐसा पिता जिसकी मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो गई थी। वहीं दूसरी ओर उसके पिता के कबीले ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया और अब तो कबीले का एक सदस्य भी उसे लगातार जान से मारने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके पिता का प्रभाव या फिर उसके दादा द्वारा कबीले में वापस स्वीकार किए जाने पर उसे मिलने वाले संभावित लाभों के कारण, जो कि नए मुखिया हैं। देखते हैं कि तुम इससे बच पाते हो या नहीं। अगर नहीं बच पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है, आइवर ने अकादमी द्वारा दिए गए कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से बुदबुदाया। दृश्य बेहद मनमोहक था, ऊंचे घर के चारों ओर बादल मंडरा रहे थे। जैसे ही आइवर ने हवा का आनंद लेने के लिए अपना हाथ खिड़की से बाहर निकाला, उसे अपने कमरे में जूतों की तेज आवाज सुनाई दी। जब उसने बिना दरवाजा खटखटाए अंदर घुसने वाले व्यक्ति को देखने के लिए अपना सिर उठाया, तो उसने पाया कि वह उनका सुपरवाइजर मिस्टर बोल्टन था। श्री बोल्टन, मेरी इस यात्रा का क्या कारण है? आइवा ड्रैगनमिर ने पूछा। तैयार हो जाओ, हम सब अखाड़े में जा रहे हैं, आरव आखिरकार आ गया है, चलो उस कमीने को सबक सिखाते हैं।
बोल्टन ने अपना बयान समाप्त करते हुए बाहर निकलते हुए कहा, योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अखाड़े में वापस आकर रॉयल मेज एकेडमी के जादूगर अब केवल इंतजार नहीं कर रहे थे, वे सभी अखाड़े के घेरे में उतर चुके थे और आरव और उसके गोलेम से एक साथ लड़ने की योजना बना रहे थे। उन्हें लगा कि जीत की झलक पाने का यही एकमात्र तरीका है, क्योंकि अगर वे एक एक करके आगे बढ़ते तो उनमें से कोई भी बुच्चे को हरा नहीं पाता, आरव को हराना तो दूर की बात है। फ्री वेब नॉवल पर और भी अध्याय पढ़ें। आरव, जो भीड़ में किसी परिचित चेहरे की तलाश कर रहा था, उसने तब हार मान ली जब उसने उन्हें धीरे धीरे अपनी और बुच्चे की ओर बढ़ते देखा। ओह, आखिरकार तुम सब ने अपना असली रंग दिखा ही दिया। मुझे लगा था कि तुम सब एक साथ लड़ने के लिए बहुत बड़े हो। अब तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम मेरे भाई की तरह सहनशक्ति की लड़ाई में मेरे गोलेम को भी नहीं हरा सकते। तो तुमने आखिरकार एक साथ आकर इसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया है ना? आरव ने पूछा। उसका हाथ अभी भी उसकी जेब में था और वह हमेशा की तरह बेपरवाह दिख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसके तिरंगे बाल धीरे धीरे लहरा रहे थे, जिससे वह एक दुर्लभ रूप से आकर्षक दिख रहा था। तुमने ही तो हमें अपने ऊपर हमला करने के लिए कहा था, कहीं तुम अपने ही शब्दों से मुकर तो नहीं जाओगे? क्या तुम एक कायर हो जिसे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना आता है? रॉयल मेज एकेडमी के विशालकाय शरीर वाले जादूगरों में से एक ने बेशर्मी से आरव को ताना मारा, जिससे आरव को हंसी आ गई और उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, मैं अपने शब्दों से कभी पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आप सबके विपरीत मैं अपने वचन का पक्का समर्थक हूं। और जैसा कि मैंने कहा, मुझे आप सभी से मुकाबला करने में कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। आरव ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाते हुए जवाब दिया और उन्हें आगे बढ़ने का इशारा किया। ये कमीना जादूगर जो अपने गोलेम के पीछे छिपा हुआ है, बड़े आदमी बनने की कोशिश कर रहा है। चलो इसके करीब जाकर देखते हैं कि क्या ये वाकई में कुछ खास है। तुम तीनों मिलकर उस गोलेम पर हमला करो, बाकी हम उसका ख्याल रखेंगे। हम इतने सारे हैं तो उसका काम तमाम हो जाएगा। रॉयल मेज एकेडमी के लंबे और बलिष्ठ जादूगर ने उपस्थित अन्य जादूगरों को आदेश देते हुए कहा। जल जादूगर को तुरंत 2 अन्य जादूगरों के साथ मिला दिया गया, क्योंकि उन्होंने बुच्चे को नियंत्रण में रखने की योजना बनाई थी। बाकी 14 जादूगर आरव की ओर दौड़े, जिसके हाथ अभी भी उसकी जेब में थे। मुझे लगता है अब बहुत हो गया खेलना। खैर, गैंग फाइटिंग पसंद करने वाले तुम अकेले नहीं हो, तुम सब बाहर आ जाओ, आरव ने हल्के स्वर में कहा। लेकिन जैसे ही उसने अपना वाक्य समाप्त किया, उसके पीछे किसी तरह का धमाका हुआ। अचानक उसके बचे हुए 6 मुख्य गोलेम अपने हथियारों के साथ प्रकट हुए और उसके पीछे खड़े हो गए, जिससे एक बिल्कुल सही तस्वीर जैसा क्षण बन गया, जिसमें आरव अभी भी आगे था, अपने हाथों को अपनी जेब में डाले हुए, एक माफिया बॉस की तरह एकदम कूल अंदाज में खड़ा था और गोलेम उसके सब बॉस और कैपोने की तरह लग रहे थे। इस दृश्य को देखकर उसकी ओर दौड़ रहे 14 जादूगर अपनी जगह पर ही जम गए, क्योंकि वे ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। आरव ने अपना घमंडी और बेपरवाह रवैया बरकरार रखा, जिससे उनका गुस्सा और भड़क उठा, लेकिन वे इस बात को समझने से खुद को रोक नहीं पाए कि जिस तरह की सैन्य शक्ति उसके पास थी, उसे देखते हुए उसे घमंडी होने का पूरा अधिकार था। मेरे लिए उनकी हड्डियां तोड़ दो, आरव ने अंततः उपहास करते हुए कहा। आथा को देखने के बाद पहली बार उसके चेहरे पर गुस्से का भाव था, क्योंकि उसके गोलेम रॉयल मेज एकेडमी के जादूगरों की ओर दौड़ पड़े। टाइटन ने अपने बिजली के कुल्हाड़े को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और फिर उसे जोर से खींचकर अलग कर दिया, जिससे 2 हाथों से इस्तेमाल होने वाली विशालकाय युद्ध कुल्हाड़ी, जो 2 छोटी बिजली की तरह चमकने वाली कुल्हाड़ियों में विभाजित हो जाती है। बुच्चे उन 3 जादूगरों की ओर बढ़ा जिन्हें उससे मुकाबला करने के लिए नियुक्त किया गया था। उसने देखा कि जल जादूगर भी पहले की तरह उससे सीधे भिड़ने में हिचकिचा रहा था। मुस्कुराते हुए बुच्चे ने अपना ध्यान बाकी 2 जादूगरों पर केंद्रित कर लिया। बुच्चे से भिड़ने के बाद जल जादूगर को एहसास हुआ कि शक्ति की प्रतियोगिता या आमने सामने की टक्कर में उसके और उसके साथियों के पास बुच्चे के खिलाफ कोई मौका नहीं है, खासकर इसलिए क्योंकि वे शक्ति के समान स्तर पर थे और बुच्चे अपने स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता था। जिस तरह से बुच्चे ने बिना किसी प्रतिरोध के आसानी से उसके पानी के बमों को काट डाला, उससे उसकी यह शंका पुख्ता हो गई कि बुच्चे के पास अपार शक्ति है और अपनी क्षमताओं पर उसका पूर्ण नियंत्रण है। और इन्हीं सब बातों के चलते उन्होंने अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए पानी के बमों को बड़ी सहजता और सटीकता से काट डाला। बुच्चे की ओर तेजी से बढ़ रहे 2 जादूगरों में से एक पवन जादूगर था, इसलिए वह अपने दूसरे जादूगर से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ा और बुच्चे तक पहुंचने वाला पहला जादूगर था।
उसने 5 पवनचक्कियां फेंकी और फिर उन्हें आगे भेजने के लिए अपने हाथ हिलाए। लेकिन बुचे ने इसे बच्चों का खेल समझते हुए उपहास किया। एक झटके के साथ उसने अपनी 2 छोटी कुल्हाड़ियों को घुमाया और कुशलतापूर्वक बीच में तेजी से घूम रही हवा की सभी ब्लेडों पर प्रहार किया, जिससे मंत्र बाधित हो गए और हवा की ब्लेडें उसके पास से गुजरते ही बिखर गईं। इस घटना को देखकर पवन जादूगर अभी भी सदमे में था, क्योंकि कसाई ने इतनी आसानी से उसके हमले का जवाब दे दिया था, जिससे शक्तियों में अंतर स्पष्ट हो गया था। कसाई ने उनके बीच की दूरी कम की और अपनी कुल्हाड़ी नीचे पटक दी। पवन जादूगर को अप्रत्याशित रूप से चौंकाते हुए उसकी आक्रमण गति तब और तेज हो गई जब पवन जादूगर ने अपनी पवन शक्तियों का उपयोग करके खुद को पीछे धकेलने का प्रयास किया, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता था कि वह पवन जादूगर का अंत तक पीछा करने में रुचि रखता है। जैसे ही बुचे की कुल्हाड़ी उसके कंधों से कुछ ही इंच दूर रुकी, समय रहते प्रकट हुई जलढाल के कारण पवन जादूगर चौंककर चीख उठा। बुचे ने पीछे रुके हुए जल जादूगर पर एक नजर डाली और फिर कुछ अप्रत्याशित किया। उसने अपना पैर हवा के जादूगर की कमर की ओर घुमाया, जिससे उसे जोर से चोट लगी और वह असहनीय दर्द से कराहते हुए झुक गया। कसाई की दुष्टता से जल जादूगर की एकाग्रता भंग हो गई और उसके चेहरे पर भावविभोरता छा गई। और उसी क्षण जादूगर द्वारा अपने कंधे के चारों ओर बनाई गई पानी की छोटी सी बाधा कमजोर पड़ गई, जिससे बुच्चे को एकदम सही अवसर मिल गया। जैसे ही उसने अपनी 2 छोटी कुल्हाड़ियों को तेजी से फिर से जोड़ा, उन्हें एक विशाल दोधारी युद्ध कुल्हाड़ी हथियार में बदल दिया। एक जोरदार प्रहार के साथ उसने कुल्हाड़ी को जादूगर के कंधे पर गिरा दिया, जिससे पानी की बाधा टूट गई और जादूगर दर्द से चीख उठा, क्योंकि कुल्हाड़ी उसकी कंधे की हड्डियों में घुस गई थी। जैसे ही दूसरा जादूगर बुचे की ओर आग की मुट्ठी बढ़ाते हुए करीब आया, बुचे ने तुरंत दूसरे जादूगर को उसकी कुल्हाड़ी से नीचे गिरा दिया और आसानी से अपनी बाईं हथेली से आग की मुट्ठी को पकड़ लिया, जिससे आग के हमले को बेअसर करने के लिए बिजली की चिंगारियां निकली। जादूगर गुर्राया और अपने बाएं हाथ से हमला करने की कोशिश की, जो अर्थ फिस्ट स्पेल से लिपटा हुआ था, जिससे पता चलता है कि जादूगर के पास दोहरी आत्मीयता थी। हालांकि बुचे अविचलित रहा और उसने अपने दूसरे हाथ से कुल्हाड़ी घुमाकर हमले को रोकने की कोशिश की। पत्थर की मुट्ठी और बिजली की लपटें उत्सर्जित करने वाली विशालकाय बिजली की युद्ध कुल्हाड़ी के बीच टक्कर हुई, जिससे जादूगर कुल्हाड़ी की विशेष क्षमता से प्रभावित होकर कांप उठा। उसके बाएं हाथ की मुट्ठी पर सुरक्षा कवच का काम करने वाला पत्थर जलकर काला पड़ गया। हालांकि पृथ्वी तत्व में मजबूत रक्षा और बिजली के प्रति कुछ प्रतिरोध क्षमता थी, लेकिन ये बिजली के जबरदस्त झटके को झेलने के लिए अपर्याप्त थी, जिससे जादूगर कसाई की दया पर असुरक्षित हो गया। बिना किसी झिझक के बुचे ने अपनी कुल्हाड़ी को एक तरफ घुमाया और हथियार के कुंद हिस्से का उपयोग करते हुए जादूगर के चेहरे पर एक जोरदार प्रहार किया। जादूगर को अखाड़े से बाहर फेंक दिया गया और वहां केवल बुचे और जल जादूगर ही पास में खड़े रह गए। तुम असल में हो क्या? जल जादूगर ने उस क्षण की गर्मागर्मी में सवाल किया और अपनी दूरी बनाए रखी। बुचे के लड़ने का तरीका, उसकी बुद्धिमत्ता और रणनीतिक सोच ने जल जादूगर को संदिग्ध बना दिया। वह पहले भी कई गोलेमों का सामना कर चुका था, जिनमें से अधिकांश धीमे थे, आसानी से उत्तेजित हो जाते थे और मुख्य रूप से मांस की ढाल या बलि का बकरा बनने वाली सेना के रूप में इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन उसके सामने मौजूद गोलेम अलग था, जो एक सामान्य गोलेम की क्षमताओं से कहीं अधिक असाधारण क्षमताएं प्रदर्शित कर रहा था। इससे जल जादूगर को बुचे के वास्तविक स्वरूप और उसके निर्माण के तरीके के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम मेरे साथ फंस गए, क्योंकि बाकी सब तो और भी बुरे हैं, खासकर ओनी, बुचे ने ताना मारा। तभी उसके खाली बाएं हाथ के चारों ओर बिजली कड़क उठी। उसने उसे उठाया और अपनी बिजली की कुल्हाड़ी के शरीर पर प्रहार किया, जिससे उसका प्रकाश और भी तेज चमक उठा और उसके शरीर के चारों ओर की बिजली और भी सक्रिय हो गई। जल जादूगर ने कसाई की बातों को लेकर उत्सुकता से अपना सिर पीछे की ओर घुमाया। उसने जो देखा उसे केवल एक तरफा पिटाई के रूप में वर्णित किया जा सकता था। ग्रेटर देन निम्न स्तरीय मंत्र स्थैतिक आघात तरंग लेस देन। जल जादूगर, जो चुपके से बुचे पर एक विशाल क्षेत्र प्रभाव हमला करने की कोशिश कर रहा था, उस समय चौंक गया जब उसने टाइटन को पहले ही एक मंत्र का जाप करते हुए सुना। ये क्या बकवास है? तुम भी जादू कर सकते हो? उसने हैरानी से कहा, यह महसूस करते हुए कि बुचे ने पिछली मुलाकातों के दौरान केवल अपनी सुरक्षा को कमजोर करने के लिए बिजली का इस्तेमाल अनाड़ी तरीके से किया था। इस बार बुचे ने अपनी कुल्हाड़ी में बिजली का एक बोल्ट बांध दिया और जमीन पर प्रहार करने से पहले उसे चार्ज किया। इस टक्कर से आवेशित बिजली की एक लहर उत्पन्न हुई जो पृथ्वी से होकर गुजरी और रास्ते में जल जादूगर को बिजली के झटके से तब तक मारती रही जब तक कि वह असहनीय दर्द से तड़पते हुए गिर नहीं पड़ा।
हमला जारी रहा, रास्ते में कुछ अन्य जादूगरों को चौंकाते हुए, लेकिन उतना शक्तिशाली नहीं। कसाई कांपते हुए जल जादूगर के पास गया और ताना मारा, तुम क्या उम्मीद कर रहे थे? यह एक बुरा मुकाबला था, पानी बनाम बिजली, तुम्हारा सबसे मजबूत बचाव भी मेरे सबसे कमजोर हमले के सामने कमजोर पड़ जाएगा। इसके बाद वह तेजी से चल रही लड़ाई में शामिल होने के लिए दौड़ा, लेकिन वहां पहुंचकर उसने पाया कि टाइटन, लेगियन और ओनी सहित उसके सहयोगियों ने पहले ही बचे हुए जादूगरों को पराजित कर दिया था। आरव के अन्य मुख्य टियर 2 गोलेमों का नेतृत्व टाइटन, लेगियन और ओनी ने किया था, क्योंकि वे रॉयल मेज एकेडमी के जादूगरों के खिलाफ आगे बढ़े थे। प्रत्येक गोलेम ने 14 जादूगरों को रोकने में सहायता के लिए अपने सेवकों को बुलाया था, जबकि टियर 2 के गोलेम अपने समन के साथ रॉयल मेज एकेडमी के टियर 3 के जादूगरों के खिलाफ खुद को संभालने में सक्षम थे। टाइटन और अन्य टियर 3 के गोलेम ने कुछ ही सेकंड में अपने विरोधियों की हड्डियों को आसानी से चूर चूर कर दिया। दरअसल टाइटन की क्रूरता उनके बुलाए गए सेवकों में भी समाहित हो गई थी। टाइटन द्वारा बुलाए गए बर्फ के गोलेम अपने विरोधियों के शरीरों को बेरहमी से तोड़ते और छेदते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अपने द्वारा झेली गई क्षति के बावजूद गोलेमों ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। वे ऐसे लड़े मानो उन्हें कोई दर्द महसूस ही न हो, जिससे वे एक आदर्श सेना बन गए। आरव, जो अब तक उदासीन व्यवहार कर रहा था, अचानक अपने चेहरे के भाव बदल दिए, क्योंकि उसने जंगली माना की एक शक्तिशाली लहर को पास आते हुए महसूस किया। उसने तुरंत अपना दाहिना हाथ उठाकर अपने सिर को ढाल बनाया। ठीक उसी समय लकी उसके बगल में प्रकट हुआ और उसके पीछे बिजली की चिंगारियां दिखाई दी जब उसने एक ओवरहेड किक मारी। हालांकि आरव हमले को रोकने में कामयाब रहा। लकी के चेहरे पर हैरानी का भाव था, उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव उसे देख या महसूस कर पाएगा, भले ही वह फ्लैश स्टेप्स का इस्तेमाल करके उसके सामने प्रकट हुआ हो। आरव के हाथ का फायदा उठाते हुए लकी ने उस गति का इस्तेमाल खुद को पीछे की ओर धकेलने के लिए किया और हवा में ही एक शानदार कलाबाजी की। आरव ने गौर किया कि लकी सिर्फ दूरी बनाने के लिए पीछे नहीं हट रहा था, बल्कि वह अपने दोनों हाथों में काफी मात्रा में बिजली की ऊर्जा भी एकत्रित कर रहा था। लकी की बिजली की विनाशकारी शक्ति का इतनी सहजता से उपयोग करने की क्षमता देखकर आरव आश्चर्यचकित रह गया। इससे आरव इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लकी में बिजली के प्रति उच्च आकर्षण था, जिससे वह अपनी तकनीकों के लिए बिजली को आकर्षित करने के मुख्य स्रोत के रूप में अपने शरीर का उपयोग कर सकता था। ग्रेटर देन निम्न स्तरीय मंत्र थंडरक्लैप बर्स्ट लेस देन। जैसे ही लकी ने अपने हाथों को एक साथ मिलाया, उसकी आवाज सुनाई दी, जिससे उनमें समाहित केंद्रित बिजली की ऊर्जा आपस में टकराए और टक्कर होने पर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। परिणामस्वरूप हुए हमले से एक भीषण बिजली गिरी, जिसने उसके दायरे में मौजूद हर व्यक्ति को विद्युत का झटका दिया। ठीक इसी क्षण वॉर गॉड मेज एकेडमी के जादूगरों ने रॉयल मेज एकेडमी के उस आदेश की अवहेलना कर दी जिसमें उन्हें एरेना क्षेत्र में प्रवेश न करने के लिए कहा गया था। वे उत्सुकता से अंदर घुस गए, धुआं छटने का इंतजार कर रहे थे, ये पुष्टि करने के लिए बेचैन थे कि उनका नवोदित राजा आरव हमले में बच गया है या घायल हो गया है। उन सभी ने आरव द्वारा अकेले ही रॉयल मेज एकेडमी के जादूगरों को हराने के प्रभावशाली प्रदर्शन को देखा था, जिसमें उसने अपने गोलेमों को उन पर छोड़ दिया था, जिससे उनके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हालांकि परिणाम चाहे जो भी हो, बिजली गिरने से हुई तबाही को देखते हुए उन सभी को उम्मीद थी कि आरव लकी के हमले से बच गया होगा। अंततः जब धुआं छटा तो उन्हें एहसास हुआ कि आरव को कोई चोट नहीं आई थी। उसने लापरवाही से अपने फटे हुए वस्त्र का निरीक्षण किया और उसके बर्बाद हो जाने पर बड़बड़ाया। उसकी शिकायत पर उसके गोलेमों ने अपने उन सेवकों को वापस बुला लिया जो कई घायल या क्षतिग्रस्त हो गए थे। वॉर गॉड मेज एकेडमी के छात्र आरव को इतने शक्तिशाली हमले को सहने के बाद भी अपना बेपरवाह रवैया बनाए रखते हुए देखकर राहत महसूस कर रहे थे, क्योंकि इससे ये संकेत मिलता था कि वह अभी भी स्थिति को संभालने में सक्षम है और उन्हें जल्द ही अखाड़ा छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लकी ने आरव को उत्सुकता से देखा और पूछा, freewebnovel.com, क्या आप आरव गॉर्डन्स हैं? आरव ने एक हाथ जेब में और दूसरे हाथ से अपने जले हुए कपड़ों से धूल झाड़ते हुए उलझन भरी नजरों से लकी की ओर देखा। तो तुमने मुझ पर बिना ये पक्का किए हमला कर दिया कि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसकी तुम्हें तलाश थी। ये तो मजेदार है। खैर, मैं आरव गॉर्डन्स हूं। हालांकि मुझे उस व्यक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता है जो मुझसे दोबारा मुकाबला करना चाहता है। मैंने अफवाहें सुनी हैं, लेकिन अभी तक मुझे उसकी असली पहचान का पता नहीं चला है, आरव ने कहा। अरे, वह मैं नहीं हूं, लेकिन अगर आप उस व्यक्ति से मिलना चाहते हैं जो आपसे टकराव की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है, तो आपको पहले मुझे हराना होगा।
लकी ने अपने हाथ फैलाते हुए और बिजली की एक और चमक पैदा करते हुए घोषणा की। आरव के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और उसने उपहास उड़ाया। तुम्हें हरा दूं? मुझे हंसी आ रही है। तुम हमारे स्वामी के समय के लायक नहीं हो। हम में से कोई भी तुम्हें हरा सकता है। तुम्हें क्या लगता है तुम इतने खास क्यों हो? ओनी के शब्दों ने लकी का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन उसके चेहरे पर मौजूद भावहीनता के कारण लकी के लिए उस क्षण ओनी की सच्ची भावनाओं को समझना मुश्किल हो गया। मास्टर, मुझे उससे लड़ने दीजिए। मैं वादा करता हूं कि मैं उसके शरीर के कई दर्दनाक हिस्सों को निशाना बनाऊंगा जिससे वह जीवित रह सके, लेगियन ने अपनी मशीनी आवाज में कहा, और उसकी लेजर भाले की रोशनी तेजी से चमक उठी। मुझे विश्वास है कि मैं ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति हूं जो उसके बुरी तरह से घायल शरीर को मास्टर तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त योग्य हूं। मुझे भेजे गए किसी भी मिशन में मैं कभी असफल नहीं हुआ हूं, टाइटन ने आत्मविश्वास से कहा, जिससे लेगियन क्रोधित हो गया। लकी ने प्रतिद्वंद्वी गोलेमों को घूर कर देखा। उनकी उससे मुकाबला करने की उत्सुकता देखकर वह गुस्से से पागल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की, आरव गॉर्डन्स? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे खिलौने मेरे सामने टिक पाएंगे? मैं उन सबको नष्ट कर दूंगा, लकी ने गुस्से से उबल पड़ते हुए कहा। आरव शांति से आगे बढ़ा और अपने हाथों से अपने गोलेमों को शांत होने का इशारा किया। बेशक, मुझे पता है कि अगर मैंने उन्हें तुम पर छोड़ दिया तो वे तुम्हें खत्म कर देंगे, आरव ने लकी को जानबूझकर चिढ़ाते हुए कहा। लकी ने अपने क्षेत्रीय हमले से बचने के तुरंत बाद उनकी शक्ति के स्तर का विश्लेषण किया था, और उसे यकीन था कि उन सभी के खिलाफ उसका कोई मौका नहीं होगा। लेकिन मुझे तुमसे द्वेष है, इसलिए मैं तुम्हारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखूंगा। जब मेरे भाइयों को पहाड़ की चोटी पर वापस लाया गया तो उनके घावों में बिजली की ऊर्जा के निशान मौजूद थे। इसी तरह मैं इसका पता आप तक लगा सका, क्योंकि इस पूरे समूह में आप ही एकमात्र ऐसे जादूगर प्रतीत होते हैं जिनके पास बिजली का तत्व है, आरव ने एक प्रश्न के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए समझाया। उसने अपने हाथ चौड़े करके खोल दिए और लकी की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। बेशक, यह मैंने ही किया है, मैं अपने किए को नकार नहीं सकता, लकी ने स्वीकार किया। तभी एक जोरदार धमाके की आवाज से उसकी बात अधूरी रह गई। आह! वह दर्द से चिल्ला उठा। नई सावधानी के साथ लकी ने आरव का अध्ययन किया। इस तथ्य ने कि उसने अभी अभी आथा और केल्विन को चोट पहुंचाने की बात कबूल की थी, लकी को सतर्क कर दिया, क्योंकि अगले ही पल उसने देखा कि एक गोली उसकी ओर आती हुई प्रतीत हुई। हालांकि बिजली तत्व से संबंधित होने के कारण लकी गोली से बचने के लिए आगे बढ़ गया था, फिर भी गोली उसे छूकर निकल गई, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। लकी की नजरें आरव से मिली, जिसने अपना सिर एक तरफ झुकाया और हाथ फैलाकर दो उंगलियां इस तरह दिखाई मानो वह गोली चलाने का अभिनय कर रहा हो। ओह, तुमने तो बड़ी चतुराई से उसे चकमा दे दिया। चलो देखते हैं कि जब तुम पर दो गोलियां चल रही हो तो तुम कितनी तेजी से चल पाते हो, आरव ने अपना दूसरा हाथ उठाते हुए ताना मारा। लकी ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और फ्लैश सटेप का इस्तेमाल करते हुए आरव की नजरों से गायब हो गया। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब आरव ने अपने सामने बनी दो काली चट्टानी गोलियों को छोड़ दिया। ये गोलियां आरव के अंदर मौजूद प्रतीकों का उन्नत संस्करण थीं, क्योंकि उसके पास अब कोई माना पूल नहीं था, इसलिए प्रतीक व्यावहारिक रूप से उसकी हड्डियों पर उकेरे गए थे। इसका मतलब ये था कि अगले स्तर में प्रवेश करने पर उसे उन तत्वों से कोई और प्रतीक प्राप्त नहीं होगा, बल्कि इसके बजाय उसके जन्मजात मंत्र प्रत्येक उस क्षेत्र के साथ अगले स्तर तक उन्नत हो जाएंगे जिसे वह पार करेगा। पुराने पत्थर की गोली का जादू अब टेरान बुलेट नामक किसी चीज में बदल गया था। ये पहले से कहीं अधिक टिकाऊ थी और पहले के विपरीत अब आरव अपने से 15 मीटर की दूरी के भीतर गोली के प्रक्षेप पथ को नियंत्रित कर सकता था। आरव ने अनुमान लगाया कि यह नियंत्रण उसकी मानसिक क्षमताओं में वृद्धि से जुड़ा हुआ था। हालांकि उसने अभी तक उन्नत सहज ज्वाला मंत्र को टेरान बुलेट सहज मंत्र के साथ संयोजित करने का प्रयास नहीं किया था। हालांकि उसे यह आभास था कि यह एक बेहद खतरनाक हमला होगा। जैसे ही लकी ने गोलियों की गति से बचने की कोशिश में अपनी दिशा बदली, उसके माथे पर पसीना आने लगा। वह जहां भी जाता वे उसका लगातार पीछा करते रहते और उसकी फ्लैश सटेप स्पेल की क्षमता भी कम होती जा रही थी, इसलिए उसे लगा कि उसे आरव के पास जाना होगा और वह बेसब्री से यह पता लगाना चाहता था कि गोलियां इतनी आसानी से दिशा कैसे बदल लेती हैं। टकराना। लकी अभी सोच ही रहा था कि तभी उसे एक और गोली चलने की आवाज सुनाई दी। जब उसने आरव के हाथ पर नजर डाली तो उसने टिमटिमाते हुए प्रतीकों को देखा और महसूस किया कि आरव पहले ही एक और गोली चला चुका है। लेकिन लकी ने इसे अभी तक देखा भी नहीं था।
अचानक सब कुछ बदल गया। लकी जमीन पर गिरने लगा, उसका फ्लैश सटेप मंत्र समय से पहले ही समाप्त हो गया, और वह जानता था कि ऐसा केवल तभी होता है जब मंत्र का प्रदर्शन करते समय उसे चोट लगती है। फिर भी वह ये नहीं समझ पा रहा था कि गोली इतनी तेज कैसे हो गई कि वह उसका पता नहीं लगा सका। जैसे ही उसका शरीर जमीन पर गिरा, लकी के पैरों में तेज दर्द हुआ, जिससे पता चला कि उसे कहाँ चोट लगी थी। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन आरव ने बेरहमी से उस पर कई टैरान गोलियां दागी। प्रत्येक गोली ने उसके हाथों और पैरों में छेद कर दिए, जिससे उसका खून बहने लगा। हमले को सहन करने में असमर्थ, लकी फर्श पर गिर पड़ा। जैसे ही आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा, उसका बायां हाथ उसकी जेब में वापस चला गया, जबकि उसकी दाहिनी ओर की 2 उंगलियां फैली हुई थीं। लकी उसकी निगाहों के नीचे कांपने से खुद को रोक नहीं सका। तुम मुझे मेरी शक्तियों का 20% से अधिक उपयोग करने के लिए भी मजबूर नहीं कर सके, फिर भी तुम युद्ध देवता जादूगर अकादमी में आकर मेरे कबीले के एक सदस्य को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो। तुम मौत के लिए बेताब होगे। आरव की आवाज क्रोध और धमकी से भरी हुई थी। आरव की निगाहों से मिलते ही लकी को उसके गुस्से की पूरी तीव्रता समझ आ गई। वह भय से देखता रहा जैसे ही गोली एक बार फिर प्रकट हुई, ये जानते हुए कि इस बार मौत सचमुच उसके करीब आ रही है। गोली सीधे उसके सिर पर निशाना साध रही थी, और अगर आरव उसे चला देता तो लकी की मौत हो जाती। लेकिन जैसे ही निराशा उसे घेरने लगी, एक आवाज ने तनाव को चीरते हुए उसे आवाज दी, हिम्मत मत करना उसे नुकसान पहुंचाने की। ये चीख आरव के कानों तक पहुंची। आरव ने अपना सिर उठाया और आखिरकार अपने सामने मौजूद परिचित चेहरों को पहचान लिया। अब उसे समझ आने लगा कि वह शुरू से ही इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में क्यों फंसा हुआ था। तुम और तुम, आरव ने आश्चर्यजनक उदासीनता के साथ कहा, मानो उसका गुस्सा पूरी तरह गायब हो गया हो। ओर्क लॉर्ड का हलचल भरा शहर, जो वॉर गॉड मेज अकेडमी के अंतरिक्ष मार्ग से जुड़ा हुआ था, इस समय काफी व्यस्त प्रतीत हो रहा था। उच्च पदस्थ ओर्क सरदार द्वारा बुलाए जाने के बाद विभिन्न उच्च पदस्थ ओर्क महल की ओर जा रहे थे। ये बैठक भव्य महल के हॉल में हो रही थी, जहां उच्च पदस्थ ओर्क्स ने अपने लिए सीटें ढूंढ ली थीं। हालांकि जिस मुख्य व्यक्ति का वे इंतजार कर रहे थे, वह अभी तक नहीं आया था, और ऑक के कुख्यात क्रोध और खुद को नीचा दिखाए जाने से इनकार करने के बावजूद वे सभी फिलहाल चुपचाप ऑक सरदार की प्रतीक्षा में बैठे रहे। धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करने वालों में ग्रिमगोर भी शामिल था, जो कई तलवारों से सजे और विभिन्न जातियों की खोपड़ियों से अलंकृत लकड़ी के सिंहासन के पास स्थित था। ऐसा प्रतीत होता था कि इसे उपलब्ध सबसे नर्म तकिए पर टिकाया गया था। यह उस उच्च ओर्क स्वामी का सिंहासन था जिसने उन सभी को बैठक में बुलाया था। अचानक एक चरमराहट की आवाज ने वहां मौजूद सभी ओर्क्स का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उच्च ओर्क सरदार कमरे में दाखिल हुआ था। उनकी निगाहें जनजातीय टैटू से ढके हरे रंग की चमड़ी वाले विशालकाय ओर्क पर टिक गईं। उसके बाल गुथे हुए थे और खुले छोड़े हुए थे, जिन पर छोटे छोटे आभूषण सजे हुए थे। नंगे बदन चलते हुए उसने खुद को ढकने के लिए केवल एक युद्धकालीन स्कर्ट पहन रखी थी। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, ओर्क्स खड़े हो गए और उसकी ओर झुककर प्रणाम किया। बैठो, ओर्क ने आदेश दिया। उसकी निगाहें ओर्कों के समूह पर घूम रही थीं, जो सभी उत्सुकता से उसके अगले शब्दों की प्रतीक्षा कर रहे थे। ग्रिमगोर, मैंने तुम्हारे मानव नगर पर कब्जा करने के प्रयास में विफलता के बारे में सुना है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? ओर्क सरदार ने बोलते हुए ग्रिमगोर पर अपनी शक्तिशाली पीक टियर 9 आभा छोड़ी। अपने जबड़े हाथों में टिकाए हुए उसने उदासीन भाव से उसकी ओर देखा। महाराज, अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हमारी योजनाएं बाधित हो गईं। अन्यथा ये शहर आपके प्रतिष्ठित नाम के अधीन होता। ग्रिमगोर ने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए उत्तर दिया। मुझे बताओ, ये अप्रत्याशित चर कौन है? ओर्क सरदार ने पूछा। एल्डरिक नाम का साधु और वांछित जादूगर टेरान डंस, ग्रिमगोर ने जवाब दिया। हम टेरान डंस अभी भी रसातल में प्रवेश करने की हिम्मत करता है। ओह, लगता है अब हमें इंसानों का शिकार करने जाना होगा। हमें उस कमीने को मारना ही होगा। टेरान डंस मेरे कई बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार था। अब बदला लेने का समय आ गया है। चुप रहो। टेरान डंस का नाम सुनते ही हाई ओर्क लॉर्ड ने बीच में दखल देते हुए अपना बायां हाथ उठाकर बिखरे हुए हॉल में शांति बहाल की। मैं टेरान डंस को जानता हूं। मैंने उसके सिर पर इनाम घोषित कर दिया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने समय बाद भी हम उसे पकड़ नहीं पाए हैं। क्या आपको सच में लगता है कि उसने जो किया है उसके बाद वह इंसानों के शहर में आप सबका इंतजार करेगा? और अगर उसे कुछ भी हो गया तो हमें उसके मालिक के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। और मैंने उस कमीने को देखा है, और वह निश्चित रूप से अपनी जान से प्यार करता है।
उसके रसातल में आने का कोई कारण जरूर होगा। हमें इसका पता लगाना होगा और उसे हमेशा के लिए खत्म करने के लिए जाल बिछाना होगा। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि ओर्क सम्राटों ने हमसे अपनी मांगें बढ़ा दी हैं। पहले वे केवल प्रत्येक ओर्क शहर के सरदारों से उस निर्देशित अंतरिक्ष मार्ग पर नियंत्रण करने की अपेक्षा करते थे जिसका उन्हें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब वे चाहते हैं कि हम अगले रक्तचंद्र के दौरान पूरी ताकत से हमला करें। ऐसा लगता है कि उन्होंने पिशाच जाति और ड्रैगनयाक्स के साथ किसी तरह का समझौता कर लिया है। तो इस लड़ाई में निश्चित रूप से T8 के और भी प्रतिभागी होंगे। तैयार हो जाए, क्योंकि टाइटन्स आपस में भिड़ने वाले हैं, हाय ओर्क लॉर्ड ने निष्कर्ष निकाला। उच्च पदस्थ ओर्क्स के चेहरों के भाव पल भर में बदल गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उच्च अधिकारी किसी चीज के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, लेकिन चाहे वे कितनी भी बार पूछें, उन्हें अंधेरे में रखा गया। अब टियर 7 ओर्क्स को लगने लगा था कि उन्हें भी तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, और उनके मरने की संभावना बढ़ गई थी। इस बीच टियर 8 ओर्क्स, जिन्हें लंबे समय से अपने हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ये सोच रहे थे कि आखिर किस बात से सरदारों में बेचैनी पैदा हो रही है। योजक चिन्ह, उस पर एक और हमला किया तो मैं तुमसे वादा करता हूं कि तुम्हें इसका पछतावा होगा। बोल्टन ब्लेज ने दूर से चिल्लाते हुए कहा। उसकी निगाहें लकी के सिर के ऊपर मंडराते आरव के हाथों पर टिकी हुई थीं। आरव की उंगलियों के चारों ओर भूरे रंग के पृथ्वी तत्व के प्रतीक घूम रहे थे, और गोली तेजी से घूमती रही, मानो बाहर निकलने की गुहार लगा रही हो। टकराना। आरव ने गोली छोड़ दी, उसकी निगाहें बोल्टन ब्लेज पर टिकी हुई थीं। मैं तुम्हें मार डालूंगा। बोल्टन आरव की ओर दौड़ा, जिसने तुरंत लकी के शरीर को पीछे धकेल दिया। उसने लकी के कंधे में गोली मारी थी, जिससे गोली के रास्ते में आने वाली हर चीज चकनाचूर हो गई थी। ये हमला घातक और क्रूर था। कोई भी आरव गॉर्डन्स को यह नहीं बता सकता कि उसे क्या करना है, खासकर वह व्यक्ति जो वॉर गॉड मेज अकेडमी का प्रशिक्षक भी नहीं है। आरव ने बोल्टन से शांत स्वर में कहा, जो उस समय बेहोश लकी को पकड़े हुए था। बोल्टन ने आरव को घातक निगाहों से घूरा, लेकिन आरव ने अपना बेपरवाह रवैया बनाए रखा। उसके हाथ जेब में थे, जबकि उसका जला हुआ चोला हवा में लहरा रहा था। freewebnovel.com। बोल्टन आरव पर हमला करके उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वे अब राजधानी शहर में नहीं थे, और न ही प्राचीन ब्लेज कबीले का इस क्षेत्र में कोई अधिकार था, न ही रॉयल मेज अकादमी का। हालांकि वॉर गॉड मेज अकादमी के उच्च अधिकारी युवा पीढ़ी की लड़ाइयों को नजरअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि वे अकादमी के नाम पर लाए गए कलंक से शर्मिंदा थे। हालांकि वे कभी भी चुप नहीं बैठेंगे जब बोल्टन ब्लेज जैसा कोई व्यक्ति आरव पर हमला करेगा, जो वहां एक उभरता हुआ नौसिखिया है। अन्य शहरों की सहायता करके विभिन्न अंतरिक्ष यात्राओं में शामिल होने और कई रक्तचंद्र युद्धों में भाग लेने के कारण अकादमी में कई कुशल प्रशिक्षक और शक्तिशाली योद्धा थे। इसलिए बोल्टन द्वारा पिछले कुछ दिनों में साथ लाए गए युवा जादूगरों द्वारा किए गए सभी कृत्यों को ध्यान में रखते हुए, यदि वह गलती से आरव को नुकसान पहुंचाता है, तो प्रशिक्षक भड़क सकते हैं और इसे अपने छात्रों के व्यवहार के लिए अप्रत्यक्ष रूप से उसे दंडित करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनिश्चित करो कि उसे समझ आ जाए कि रॉयल मेज अकेडमी अभी भी सभी अकादमियों में सबसे पसंदीदा क्यों है। बोल्टन ने आइवर ड्रैगनमिर और एशर ब्लेज की ओर मुड़ते हुए घोषणा की, क्योंकि अब यही उसकी एकमात्र उम्मीद थी, रॉयल मेज अकेडमी के एक छात्र का उपयोग करके वॉर गॉड मेज अकेडमी के छात्र आरव को हराना, ताकि लड़ाई छात्र क्षेत्र से बाहर न जाए और इसका उस पर कोई असर न पड़े। बहुत दिनों बाद मिले आरव गॉर्डन्स। क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ? आइवर ने शरारती अंदाज में पूछा। हाँ, मुझे तुम जरूर याद हो। तुम वही सनकी हो जिसकी मैंने राजधानी में पिटाई की थी। क्या तुमने ही दोबारा मुकाबले की मांग की थी? क्या तुम ही की वजह से मेरे भाई चोटिल और टूटी हड्डियों के साथ घर लौटे? आरव ने गुस्से से भरे स्वर में पूछा, जिस पर आइवर ने बस कंधे उचका दिए। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। मुझे जूनियर खिलाड़ियों से लड़ने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं रही। मैं इस अकादमी में केवल आपको हराने और अपना सम्मान वापस पाने के लिए आया था, आइवर ने उदासीनता से समझाया। हम उससे बात करके इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? हम निश्चित रूप से लड़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं, एशर ब्लेज ने अखाड़े में कदम रखते हुए घोषणा की। उसका शरीर बर्फीली नीली लपटों से जल रहा था। जब से एशर ने अखाड़े में कदम रखा था, तब से आरव की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं और वह उसे ध्यान से देख रहा था। हालांकि एशर से तीसरे स्तर की चरम आभा निकल रही थी, लेकिन आरव अविचलित रहा और उसके चेहरे के भावों का अवलोकन करता रहा। लाल बाल, अतार्किक व्यवहार, प्राथमिक तत्व ज्वाला। मुझे लगता है तुम प्राचीन ज्वाला कबीले के सदस्य हो, है ना?
आरव ने एशर की ओर उंगली करते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। बेशक मैं प्रतिष्ठित ब्लेज कबीले का सदस्य हूं और मैंने यहां आने के लिए केवल सहमति दी है। अशर की बात बीच में ही कट गई क्योंकि आरव बोल्टन ब्लेज की ओर मुड़ गया। क्या यही तुम कर सकते हो? अपने ही कबीले के एक बच्चे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। मैं ब्लेज कबीले के किसी व्यक्ति का सामना करने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं उस युवा पीढ़ी के सामने अपनी योग्यता साबित कर सकूं जिसे वे मुझसे और मेरी मां से ज्यादा पसंद करते हैं। आरव ने बोल्टन ब्लेज को घूरते हुए कहा। उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक उठी और उसका चोला मानो आग की लपटों में घिर गया हो। क्रोध से प्रेरित होकर आरव का ज्वाला तत्व, जिसका वह सबसे कम उपयोग करता था, प्रकट होने लगा, लेकिन उसका ध्यान बोल्टन पर ही केंद्रित रहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम किसे बच्चा कह रहे हो? मैं तुम्हें आसानी से हरा सकता हूं। मैं पहले से ही पीक टियर 3 क्षेत्र में हूं और जल्द ही टियर 4 मैच क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा। मध्य श्रेणी के जादूगरों के क्षेत्र में पहुंच जाऊंगा, एशर ने क्रोधित होकर जवाब दिया। आरव ने उसकी बातों पर उपहास करते हुए जवाब दिया। अरे मूर्ख, तृतीय श्रेणी का जादूगर होने में कोई गर्व नहीं है। मेरे हाथों मारे गए तृतीय श्रेणी के प्राणियों की संख्या एक पहाड़ी बना सकती है, इसलिए मुझसे बात करते समय अपने शब्दों का ध्यान रखो। आरव ने अपनी घातक मंशा प्रकट करते हुए फटकार लगाई। उससे एक अदृश्य लाल आभा निकली, लेकिन जैसे ही वह आशेर तक पहुंची, उसने केवल एक घुरघुराहट की और उसका मुकाबला करने के लिए अपनी ज्वालाएं छोड़ी, जिससे आभा पीछे हट गई। जब वह आभा ईवर ड्रैगनमिर तक पहुंची तो ऐसा लगा जैसे वह डरकर उससे दूर हट गई हो। आरव, तुम अभी अभी तीसरे स्तर के जादूगरों के दायरे में प्रवेश कर रहे हो। तुमने मुझे निराश किया है। मुझे लगता है कि मैं ये लड़ाई एशर पर छोड़ दूंगा। अगर तुम उसे नहीं हरा सकते तो मुझे लगता है कि तुम्हें अतीत में मुझे हराने की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। आइवर ड्रैगनमिर ने आरव के निम्न स्तर पर अपनी निराशा व्यक्त की। हालांकि उसने आरव के निम्न स्तर का होने की उम्मीद की थी, लेकिन ये तथ्य कि वह अभी अभी तीसरे स्तर में प्रवेश कर रहा था, आइवा के लिए एक आश्चर्य की बात थी, जिसने उसे आरव को नीचा दिखाने के लिए प्रेरित किया। आइवा की टिप्पणियों के बावजूद आरव ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना पूरा ध्यान एशर ब्लेज पर ही केंद्रित रखा। यहां तक कि आइवा भी तुमसे निराश है। ऐसा लगता है कि देवता तुम्हें हराने में मेरा साथ दे रहे हैं, एशर ने टिप्पणी की। बाहरी शाखा, आंतरिक शाखा या मूल शाखा? आरव ने सवाल किया। हम। आरव के सवाल से एशर चौंक गया क्योंकि उसने इसकी उम्मीद नहीं की थी। मैंने पूछा था कि तुम कबीले की किस शाखा से हो? क्या तुम बाहरी क्षेत्र की शाखा से हो, आंतरिक गुट की शाखा से हो, या फिर ज्वाला के मूल कबीले से हो? आरव ने पूछा, जिससे पता चला कि वह भी राजधानी में ड्रेको की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए प्राचीन कबीलों पर शोध कर रहा था। मैं आंतरिक गुट शाखा से हूं, एशर ने गर्व से कहा। तुम्हें हराने से उन बुरे निर्णयकर्ताओं में मेरे प्रति सतर्कता नहीं बढ़ेगी, लेकिन चूंकि तुम ही मेरे एकमात्र सहारा हो, इसलिए मैं तुम्हारा उपयोग करके उन्हें एक संदेश भेजूंगा। आरव ने ऐसा कहा, जिससे एशर को एहसास हुआ कि आरव इतने समय से उसे नीचा दिखा रहा था। अहंकारी मूर्ख, तुम तो मात्र एक निम्न स्तरीय तृतीय श्रेणी के जादूगर हो, फिर भी इतने घमंडी कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे गोलेमों की शक्तियां तुम्हारी हैं? एशर ने दबी हुई आवाज में जवाब दिया। बेशक उनकी शक्तियां मेरी हैं, मैंने उन्हें बनाया है और वे मेरी सेवा करते हैं, लेकिन मुझे अपने गोलेमों को तुम्हारा सामना कराने की आवश्यकता नहीं है। ये व्यक्तिगत मामला है और मैं तुम्हारे मेरे क्षेत्र पर लगातार ध्यान केंद्रित करने से तंग आ चुका हूं। कल्पना करो कि तुम एक प्रतिष्ठित अकादमी में पढ़ रहे हो और एक प्राचीन कबीले से समर्थन प्राप्त कर रहे हो, फिर भी तुम केवल एक चरम स्तरीय तृतीय श्रेणी के जादूगर ही बने हुए हो, आरव ने समझाया। तुम्हारा मतलब सिर्फ एक पीक टियर 3 मेज से क्या है? एशर ने बीच में टोकते हुए कहा, जिस पर आरव ने एक बार फिर पलटवार किया। मुझे बोलने दीजिए। मेरा तात्पर्य यह है कि आपके सभी विशेषाधिकारों के बावजूद आप मेरे समान ही दायरे में रहते हैं। चाहे आप खुद को पीक टियर 3 कहकर अलग दिखाने की कितनी भी कोशिश करें, आप फिर भी एक टियर 3 मैच ही हैं। मैं एक मध्यम श्रेणी के कबीले से आता हूं और आपकी टीम के दावे के अनुसार एक कथित रूप से जीर्ण शीर्ण अकादमी में पढ़ता हूं। आप सभी के बराबर खड़ा हूं, जिन्हें प्रचुर संसाधनों का समर्थन प्राप्त है। तो अब मुझे बताओ, कचरा का खिताब असल में किसके पास है? मैं आपको याद दिला दूं, मैं अपने कबीले के समर्थन या किसी भी तरह की मदद से टियर 3 तक नहीं पहुंचा। मैंने अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत की है।
मैंने इन्हीं हाथों से जाने ली है, इसलिए जब मैं तुम्हें बच्चा कहता हूँ तो अपनी उस बचकानी प्रकृति को स्वीकार करो। आरव की आवाज तीव्रता से गूंज उठी क्योंकि उसकी हत्या करने की मंशा नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई थी, जिसने एशर की ज्वालाओं को भी मात दे दी थी। घातक इरादे की एक लाल आभा से घिरे हुए, जो उसे हर कोण से धमकाती हुई प्रतीत हो रही थी, एशर को अपनी गर्दन पर एक अदृश्य ब्लेड की उपस्थिति का एहसास हुआ, जो हर मामूली हरकत के साथ उसे आसन्न खतरे की चेतावनी दे रहा था। क्या मैं सचमुच अपने से कमजोर किसी व्यक्ति के लिए इस प्रबल अनुभूति का अनुभव कर रहा हूं? मैं एशर ब्लेज हूं, और मैं अपने ही क्षेत्र में रहने वाले किसी भी जादूगर से भयभीत होने से इनकार करता हूं, एशर ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, और शक्तिशाली घातक इरादे से उत्पन्न आसन विनाश के भ्रम को दूर कर दिया। एक तेज गति से उसने अपने दोनों हाथों को बर्फीली नीली लपटों में लपेटकर पीछे खींच लिया और खुद को बेहद तेज गति से आरव की ओर धकेल दिया। अपना दाहिना हाथ तेजी से बढ़ाते हुए उसने एक और जादू से आरव पर हमला करने की तैयारी की। ग्रेटर देन निम्न स्तरीय मंत्र ज्वाला का प्रकार फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट लेस देन। एशर ने बर्फीली नीली लपटों का एक शक्तिशाली विस्फोट किया जिसने आरव को ढक लिया। वॉर गॉड मेज अकेडमी के दर्शक इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए, जबकि आरव के गोलेम रहस्यमय ढंग से गतिहीन बने रहे। अपना हमला बिना रुके जारी रखते हुए एशर ने दस्तानों की एक जोड़ी को बुलाया जो एक विशिष्ट टैटू के उभरने के बाद उसकी बाहों पर प्रकट हो गए, ये संकेत देते हुए कि वे आत्मा के उपकरण हथियार हैं। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसने बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को बर्फीली आग में झोंक दिया और एक जोरदार मुक्का मारा। आसपास के इलाके में एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंज उठी, जब आरव के साथ नंगे हाथों की टक्कर के बाद कई कदम पीछे लड़खड़ा गया। हाथों में दस्ताने होने के बावजूद वह नंगे हाथों वाले आरव से हार गया था। जैसे ही विस्फोट शांत हुआ, आरव का चोला तार तार हो गया, जिससे उसका नंगा ऊपरी शरीर दिखाई दिया, जिसने वॉर गॉड मेज अकेडमी की महिला छात्रों को मंत्रमुग्ध कर दिया और दर्शकों से उत्तेजित चीखें निकलवाईं। रूकी किन का शरीर ऐसा प्रतीत होता था मानो उसे प्राचीन यूनानी कारीगरों द्वारा तराशा गया हो, जो अपनी पूर्णता और आकर्षण के लिए प्रशंसा बटोरता था। मुझे लगता है कि मेरी 20% शक्ति तुम्हें हराने के लिए पर्याप्त नहीं थी, 40% के बारे में क्या ख्याल है? आरव ने एक भयावह मुस्कान के साथ ताना मारा, जबकि उसकी माना ऊर्जा उसके चारों ओर अनियमित रूप से चटक रही थी और घूम रही थी। वातावरण में आए बदलाव को भांपते हुए टेम्पेस्ट बुचर ने अपना हाथ अपने अलौकिक रूप में डाला, ब्लड चांगदाव को निकाला और उसे आरव की ओर फेंक दिया। आरव ने बड़ी फुर्ती से अपने बाएं हाथ से हथियार को पकड़ा और पल भर में अपना हाव भाव बदलते हुए अपने दाहिने हाथ से उसे तेजी से म्यान से बाहर निकाल लिया। उसके सिर पर मौजूद तिरंगे रंग में बदलाव आया, जिसमें प्रमुख काला रंग लाल रंग में परिवर्तित हो गया, जबकि काले और भूरे रंग उसके बालों के सिरों तक फैल गए। यहां तक कि आरव की आंखों का रंग भी गहरा लाल हो गया, जिससे उसके और एशर के बीच का अंतर और भी धुंधला हो गया। उनकी आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती शक्ल सूरत ने अब पारिवारिक संबंध का संकेत दिया, जिससे पर्यवेक्षकों को उनके बालों और चेहरे की बनावट में मौजूद विचित्र समानता पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तीसरे स्तर के जादूगर के पास इतनी प्रचुर मात्रा में माना कैसे हो सकता है? बोल्टन ने अविश्वास से बुदबुदाया। बोल्टन आरव की बढ़ती हुई गति को देख सकता था, और यह एक चरम स्तर के तीसरे स्तर के जादूगर की याद दिला रही थी। और उसे लगा कि अगर आरव इस समय अपनी पूरी शक्ति के केवल 40% पर ही काम कर रहा है, तो वह केवल कल्पना ही कर सकता है कि अपनी चरम शक्ति पर उसके पास कितनी अपार ताकत और कौशल होगा। पक्का कमीना है, और यही वजह है कि तुम्हारे बालों का रंग भी शुद्ध लाल नहीं है। इससे पता चलता है कि तुम्हारी ब्लेज वंश में मिलावट है, एशर ने आरव के आक्रमण क्षेत्र में कूदते हुए कहा। उसने 2 तेज मुक्के मारे जिन्हें आरव ने कुशलतापूर्वक रोक दिया, क्योंकि उसने ब्लड चांगदाव की मूठ का उपयोग करके उसके हमले को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। तुम्हारे मूर्ख वंश ने मेरी मां के साथ जो किया, उसके बाद से मुझे लाल रंग से बहुत नफरत है, लेकिन लगता है कि लाल रंग मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। चाहे मैं कितनी ही बार अपने बालों को काला रंग लूं या तुम्हारे वंश से भागने की कोशिश करूं, मूर्ख ब्लेज वंश मुझसे चिपका ही रहता है। आरव ने क्रोधित होकर जवाब दिया और अपनी चांगदाव तलवार को पीछे की ओर घुमाकर उसकी मूठ से एशर के सिर पर प्रहार किया, जिससे वह लड़खड़ाकर पीछे हट गया। तुम मुझसे मुकाबला करने के लिए भी बहुत कमजोर हो, बच्चे, आरव ने ताना मारा और दोनों हाथों से अपनी चांगदाव तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेलियों की मांसपेशियां ताकत से फड़क रही थीं और उसने भयंकर हमला किया। वॉर गॉड मेज अकेडमी के अन्य जादूगर केवल उसकी तलवार की लाल धुंधली आकृतियां ही देख पा रहे थे,
क्योंकि प्रत्येक प्रहार के साथ तलवार से लाल रोशनी निकल रही थी, जिससे एशर को बचाव की मुद्रा में आना पड़ा और उसे पलटवार करने का कोई अवसर नहीं मिला। आरव के जोरदार मुक्कों से अखाड़े की जमीन फट गई थी और उस पर जगह जगह घाव हो गए थे। वह ऐसा कैसे कर पाता है? मुझे लगा था कि अखाड़े निम्न स्तरीय चौथे जादूगरों की लड़ाई के लिए बनाए गए हैं। आरव के विनाशकारी हमलों को देखकर एक दर्शक ने आश्चर्य व्यक्त किया। ऐसा लगता है कि आरव ने तीसरे स्तर के जादूगरों की शक्ति सीमा को पार कर लिया है और अब वह नए उन्नत चौथे स्तर के जादूगरों के हमलों का मुकाबला कर सकता है। ये तो अविश्वसनीय है, एक अन्य दर्शक ने टिप्पणी की। आपको क्या लगता है कि ब्लेज कबीले का सदस्य आरव की तलवार से गिरने से पहले कितनी देर तक टिक पाएगा? युद्ध देवता जादूगर अकादमी के छात्रों ने अटकलें लगाईं क्योंकि आरव लड़ाई में अपना दबदबा बनाए हुए था। तुम मूर्ख हो आरव, जिसके बारे में तुम सब बात करते हो, वह कभी भी एशर को हरा नहीं सकता। वास्तव में उसे मौका मिलते ही लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए थी। भीड़ के बीच से एक आवाज आत्मविश्वास से चिल्लाए। आशेर के साथ लड़ाई को लंबा खींचना, जिसके पास फ्रॉस्ट फायर वेरिएंट है, एक लापरवाह कदम है, उन जादूगरों में से एक ने कहा जो पहले गोलेमों से हार चुके थे। फिर भी उन्हें इस बात की थोड़ी सी उम्मीद थी कि उनका प्रतिनिधि आशेर विजयी होगा। एक अकेले जादूगर और उसकी रचनाओं से पराजित होने की शर्मिंदगी सहन करना असहनीय था, क्योंकि उनमें से कोई भी आरव तक नहीं पहुंच सका। उस पर हमला करने की कोशिश करना तो दूर की बात थी। ग्रेटर देन निम्न स्तरीय मंत्र ज्वाला प्रकार किमेंदी प्रहार लेस देन। अंततः एशर ने आरव के उन्माद से दूरी बनाने का अवसर पाकर उसकी ओर बर्फ के लंबे टुकड़े फेंके। इसके जवाब में आरव ने मोर्चा संभाला और तेजी से पास आ रहे ग्लेशियरों पर खून से लथपथ 5 लंबे वार किए। जैसे ही लाल रंग की धारियां बर्फ से टकराईं, उससे एक भयंकर विस्फोट हुआ और एक ऐसी श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू हो गई जिसने आरव के आसपास की हर चीज को नीली लपटों में घेर लिया। यहां तक कि लड़ाई के मंच से दूर होने के बावजूद भी दर्शकों को भी हड्डियों को जमा देने वाली गर्मी का एहसास हुआ जो उन्हें भस्म कर देने की धमकी दे रही थी। जैसे ही एशर ने अपनी हथेलियों को आपस में मिलाया, आरव के चारों ओर की ज्वालाएं क्रिस्टल में तब्दील होने लगीं। freewebnovel.com। ग्रेटर देन निम्न स्तरीय मंत्र ज्वाला प्रकार जमे हुए ताबूत की जेल लेस देन। अचानक आरव ने खुद को बर्फ की एक जेल में फंसा हुआ पाया, जो अखाड़े के लड़ाई के मंच के लगभग आधे हिस्से को ढकने वाले एक विशाल ग्लेशियर की तरह दिखाई दे रही थी। देखा तुमने, मैंने तुमसे कहा था कि एशर कभी भी ऐसी अकादमी के एक नौसिखिए से नहीं हारेगा। वह कभी लड़खड़ाता नहीं है। रॉयल मेज अकादमी के एक अन्य छात्र, जिसे पहले आरव के गोलेमों ने हराया था, ने वॉर गॉड मेज अकादमी के उपस्थित जादूगरों के सामने शेखी बघारने से खुद को नहीं रोका। जब आरव बर्फीले ग्लेशियरों में कैद था, तब वे आसानी से यह बात भूल गए थे कि वे ही थे जिन्होंने युद्ध देवता जादूगर अकादमी के सभी जादूगरों को अखाड़े के क्षेत्र में प्रवेश करने से रोक दिया था। आरव के शक्ति प्रदर्शन को देखकर दर्शक इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि उन्होंने वॉर गॉड मेज अकेडमी के उन जादूगरों पर ध्यान देना ही बंद कर दिया जो उनके साथ दर्शक दीर्घा में बैठे थे। उनकी एकमात्र इच्छा यही थी कि एशर विजयी हो, जिससे वे आरव के गोलेमों द्वारा पराजित होने की संभावित शर्मिंदगी से बच सके, क्योंकि वे जानते हैं कि वॉर गॉड मेज अकेडमी के जादूगर उन्हें शर्मिंदा करने के लिए इसका फायदा उठाएंगे। एक बार फिर से देखो, मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। वास्तव में मुझे संदेह है कि एशर आरव को हरा पाएगा। आरव तो शुरू से ही शानदार खेल रहा है। चुपचाप प्रकट हुई बीट्राइस ने टिप्पणी की, जिससे वॉर गॉड मेज अकेडमी के कई छात्र आश्चर्यचकित हो गए। अकादमी की युवा पीढ़ी की स्वर्णिम जोड़ी के एक और सदस्य का अचानक प्रकट होना उनके लिए चौंकाने वाला था, खासकर इसलिए क्योंकि आरव और बीट्रेस को प्रवेश परीक्षा के बाद से एक ही स्थान पर एक साथ नहीं देखा गया था। ये स्पष्ट था कि उसकी उपस्थिति पूरी तरह से आरव की वजह से थी, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो युवा पीढ़ी में किसी और की तरह उसका ध्यान आकर्षित करने में सक्षम प्रतीत होता था। तुम्हें क्या पता, तुम्हारा नौसिखिया राजा जल्द ही हमारे शानदार अश्व के सामने गिर जाएगा, जो ज्वाला की एक विशेष शक्ति वाला जादूगर है। रॉयल मेज अकादमी के एक अन्य सदस्य ने उपहास उड़ाया, लेकिन बीट्राइस ने जवाब में केवल नाक सिकोड़ी। तुम कितने अंधे हो सकते हो? क्या तुम यह नहीं देख सकते कि जब तुम्हारे शक्तिशाली अश्व ने आरव पर अपनी पूरी ताकत लगा दी, उसके माना भंडार से माना ऊर्जा निकालकर शक्तिशाली मंत्रों का प्रयोग किया, तब भी वह आरव को अपनी मौलिक शक्तियों का उपयोग करने के लिए राजी नहीं कर सका। मंत्र से प्रतिवाद करना तो दूर की बात है। बीट्राइस ने इस ओर इशारा किया, जिससे जादूगरों को युद्ध पर विचार करने के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि जहां एशर अपने जादुई मंत्रों पर निर्भर था,
वहीं आरव ने अपने शारीरिक रूप को मजबूत करने के लिए केवल अपनी माना का उपयोग किया था, और इसका मतलब था कि उसने अपनी माना का बहुत कम उपयोग किया था। इन खुलासों ने उन्हें आशंकित कर दिया, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति जादू का सहारा लिए बिना एक अत्यंत सम्मानित तृतीय स्तर के जादूगर का मुकाबला कर सकता है, तो वे ये सोचने लगे कि जब आरव अंततः अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करेगा तो वह कितना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। जैसे जैसे उन्हें उनकी कही बात याद आती गई, वैसे वैसे उनके इस बयान पर विश्वास बढ़ता गया कि वह अपनी पूरी क्षमता का केवल 40% ही उपयोग कर रहे थे। दर्शक उत्सुकतापूर्वक परिणाम की प्रतीक्षा करते हुए बातचीत कर रहे थे, तभी हवा में एक जोरदार क्रैक की आवाज गूंजी, जो हिमंदी जेल के आसन पतन का संकेत दे रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ बर्फीली संरचना ढह गई, जिससे टूटी हुई बर्फ के टुकड़े चारों दिशाओं में बिखर गए और आरव मलबे से बाहर निकला। वाह, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक लौ में जलने और जमने दोनों गुण हो सकते हैं। अब मुझे कुछ नया दिखाओ वरना मेरी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, आरव ने ठंडे लहजे में कहा, जैसे ही वह उन टुकड़ों से बाहर निकला जिन्होंने उसके शरीर को जकड़ लिया था और उसके शरीर पर छोटी छोटी बर्फ छोड़ दी थी। लपटों ने उसके शरीर को घेर लिया, लेकिन वे गहरे लाल रंग से रंगी हुई थीं, जो रक्त चांदगांव पर उसकी पकड़ से निकलने वाले हत्या के इरादे को दर्शाती थीं। एक तरफ आरव खड़ा था, जो लाल लपटों से घिरा हुआ था और अपने शांत स्वभाव को बनाए हुए था। दूसरी ओर एशर नीली लपटों में घिरा हुआ था। आरव के अप्रत्याशित लचीलेपन को देखकर उसके चेहरे पर हैरानी के भाव स्पष्ट थे। ब्लेज कबीले के वंशज उन दोनों पुरुषों को अपनी विशिष्ट लपटों के साथ चमकते हुए देखकर दर्शक विस्मय से देखते रहे, जो शक्ति और कौशल का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन था। आओ, आरव ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इतने अहंकारी क्यों हो। जब से हमारे बीच हाथापाई हुई है, मुझे तुम में कुछ भी खास नहीं लगा। तुम्हारी शारीरिक शक्ति को एक अलग स्तर तक बढ़ाने वाली तुम्हारी अत्यंत शक्तिशाली माना शक्ति को छोड़कर तुम अपने गोलेमों के बिना मूल रूप से एक औसत जादूगरी हो, एशर ने आरव पर कटाक्ष करने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन आरव ने एशर को देखते हुए अपनी मुस्कान बरकरार रखी। मुझे लगता है कि जब मैंने कहा था कि मैं अपनी शक्तियों का केवल 40% ही उपयोग कर रहा हूं, तब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। अगर मैं अपनी सभी शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग करूं, तो हो सकता है कि मैं आपको एक ही हमले में हरा दूं, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरा मनोरंजन करो। तुम्हें पता है कि मैं अभी अभी टियर 3 मैच दायरे में आया हूं और मुझे इस बात का अंदाजा नहीं है कि मैं कितना शक्तिशाली हो गया हूं, इसलिए तुम मेरे लिए एक तरह का परीक्षण हो, आरव ने जवाब में कहा। अरे बेवकूफ, जब मैं आखिरकार तुम्हारा मुंह बंद कर दूंगा तो तुम और बकवास कैसे करोगे? एशर ने गुस्से से आग बबूला होकर आरव की ओर दौड़ते हुए कहा, जिस पर आरव हंस पड़ा। भले ही तुम अकड़ दिखा रहे थे, फिर भी तुम मेरे कहने पर आए, आरव ने ताना मारा जैसे ही एशर उसके करीब पहुंचा। इस बार अशा आरव पर मुक्कों की बौछार कर रहा था। वह आरव की शक्ति का मुकाबला करने के लिए अपनी माना ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। लेकिन आरव ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वे एक दूसरे पर दांव लगाते रहे और अखाड़े के चारों ओर जगह जगह दौड़ते रहे, हर बार टकराने पर जमीन को तहस नहस कर देते और छोटी छोटी झटकेदार लहरें पैदा करते रहे। टकराने पर छोटे छोटे पत्थर भी अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। आशेर की नीली ज्वालाएं तेजी से जल रही थीं, जिनका उपयोग वह विस्फोटक बल के साथ हमला करने के लिए कर रहा था, जबकि आरव प्रत्येक हमले से बचाव के लिए अपने चांददाव का उपयोग करता रहा, मानो वह अपने शरीर से चिपकी हुई खून जैसी लाल ज्वालाओं को अनदेखा कर रहा हो। वे आग की लपटों से बुरी तरह जल रहे थे, लेकिन उसने उनका इस्तेमाल हमले के लिए करने से इनकार कर दिया और केवल अपनी शारीरिक शक्ति और चेहरे पर एक शरारती मुस्कान के साथ एशर का विरोध किया। ऐसा लगता है कि एशर की आक्रमण शक्तियां भी निम्न स्तर के चौथे जादूगर के दायरे तक पहुंच गई हैं। लगता है कि वह इतने समय से अपनी शक्ति को रोक रहा था। युद्ध देवता जादूगरों में से एक जादूगर ने ये कहने से खुद को रोक नहीं पाया। वे लड़ाई देख रहे थे, और अब जब भी आरव और एशर हमला करने के लिए आगे बढ़ते थे, तो उन्हें केवल धुंधली आकृतियां ही दिखाई देती थीं। आरव और एशर दोनों की आक्रमण गति और उनके द्वारा एक दूसरे पर वार करने के तरीके के साथ तालमेल बिठाना मुश्किल होता जा रहा था। तुम अपनी ज्वाला का इस्तेमाल हमले के लिए क्यों नहीं करते? तुम्हें ज्वाला से इतना लगाव है, फिर भी तुम उसकी उपेक्षा करते हो, एशर ने कहा। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, आरव ने अपनी चांददाव तलवार को घातक चाप में घुमाते हुए जवाब दिया। आशेर ने आखिरी क्षण में वार से बचने की कोशिश की, लेकिन आशेर ने भी आखिरी क्षण में आरव के पेट पर लात मारकर पलटवार किया। टकराना।
आरव ने अपनी चांगदाव तलवार को म्यान में रखा और कसाई की ओर फेंक दिया ताकि वह उसे अपने पास रख ले, जिससे वह कुछ कदम पीछे हट गया। इतनी लंबी तलवार उसे इस करीबी लड़ाई में बाधा डाल रही थी। उस समय वह अपनी हड्डी की कटाना तलवार का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूती खत्म हो चुकी थी और उसे लगा कि अगर उसने अब उसका इस्तेमाल किया तो वह एशर की विस्फोटक ज्वालाओं से नष्ट हो सकती है। शुरुआत में ऐसा लगा कि जितना अधिक समय तक आप लड़ेंगे उतना ही आप मजबूत होते जाएंगे, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि आप मूल रूप से अपने ज्वाला तत्व की शीतलता पैदा करने वाली ऊर्जा का अधिक उपयोग कर रहे हैं। मैंने दोनों बातों को जोड़कर देखा और महसूस किया कि आपके आसपास का वातावरण जितना ठंडा होगा, आपकी ज्वाला की शक्ति उतनी ही अधिक बढ़ेगी, एशर ने समझाया। और जब आपकी ज्वाला शक्ति अधिक मजबूत होती है तो इसका मतलब है कि आपके व्यक्तित्व के अन्य सभी पहलू भी मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से उसी तत्व पर निर्भर होते हैं। ये वाकई बहुत बुरा है, लेकिन मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि यह बुरा क्यों है। मैं बस अपनी शक्तियों को 50% से अधिक बढ़ाए बिना आपसे लड़ना जारी रखूंगा, आरव ने आत्मविश्वास से कहा। तुम्हारे अंदर विस्फोटक क्षमता तो है, लेकिन वास्तव में कोई फर्क लाने के लिए तुम्हारे पास सही युद्ध कौशल की कमी है, आरव ने खड़े होकर बोलना शुरू करते हुए कहा। मुझे उपदेश देना बंद करो, गुस्से में भरे एशर ने चिल्लाते हुए आरव के जबड़े की ओर नीली आग से भरी मुट्ठी मारी, इस उम्मीद में कि एक ही झटके में उसे बेहोश कर देगा। टकराना। एशर का वार आरव के बाएं हाथ से इतनी जल्दी रुक गया कि वह जरा भी हिल भी नहीं पाया। हालांकि नीली लौ तेज होती हुई और इस तरह फैलती हुई प्रतीत हो रही थी मानो वह आरव को जला देना चाहती हो, लेकिन अंततः वह आरव के शरीर के चारों ओर मौजूद खून जैसी लाल लपटों में समा गई, जो बेकाबू होने के लिए बेताब थी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे कुछ नया दिखाओ, नहीं तो मैं ऊब जाऊंगी, और एक बार ऊब जाने पर खेल खत्म हो जाता है, आरव ने कहा। तभी उसके दाएं और बाएं हाथों पर बने लाल टैटू प्रकट हुए और लाल सैलामेंडर दस्तानों में बदल गए। उसके शरीर के चारों ओर की लपटें सीधे उसके दस्तानों तक फैल गईं, जब उसने एशर के पेट पर सीधा प्रहार किया, जिससे वह दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल बैठ गया। उस मौके से उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा नुकसान हुआ। फिर भी एशर ने तुरंत अपना जन्मजात जादू चलाया और उसके खाली बाएं हाथ के चारों ओर एक विशाल लाल अग्नि प्रतीक का घेरा प्रकट हो गया, और तुरंत ही एक विशाल अग्नि श्रृंखला दिखाई दी। हालांकि इससे पहले कि उसके हाथ आरव के करीब पहुंच पाते और वह अपने जन्मजात जादू को सक्रिय कर पाता, उसने देखा कि आरव की दाहिनी उंगली उसके हाथ की ओर इशारा कर रही है, जो भूरे रंग के पृथ्वी तत्व के प्रतीकों से घिरी हुई है। धमाका। आरव ने एक टैरान गोली सीधे एशर के हाथों में मारी, जिससे वह दर्द से चीख उठा और उस क्षण महसूस हुई पीड़ा के कारण जादू टूट गया। आरव के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी, उसने अपने दोनों हाथ एशर की छाती पर रखे क्योंकि वह अभी भी दर्द में था और अग्नि तत्व का सबसे बुनियादी मंत्र पढ़ा। ग्रेटर देन निम्न स्तरीय मंत्र ज्वाला विस्फोट लेस देन। ये भले ही सबसे साधारण अग्नि मंत्र रहा हो, लेकिन आरव द्वारा इसमें डाली गई माना की मात्रा और उसके चारों ओर एकत्रित होने वाली रक्त लाल लपटों के संयोजन ने उसके हमले को शुरू करने में सहायक भूमिका निभाई। छात्रों के सामने ही एक जोरदार धमाका हुआ जब एशर हमले से उड़कर दूर जा गिरा। उसे इतनी जोर से उछाला गया कि वह लगभग अखाड़े के युद्ध क्षेत्र से बाहर ही निकल गया था। उठो, तुम घटिया इंसान, आरव ने धीमी आवाज में गुर्राते हुए आदेश दिया। ग्रेटर देन निम्न स्तरीय मंत्र विंटर ब्लास्ट लेस देन। जब एशर नीचे गिरा हुआ था, तब उसने एक जादू किया जिससे बर्फीली नीली लपटों का एक तूफान पैदा हुआ जो सीधे आरव पर बरसा, और प्रत्येक लपट ने उसके शरीर के एक हिस्से को भयावह दक्षता के साथ जमा दिया। ग्रेटर देन निम्न स्तरीय मंत्र जमा हुआ तूफान लेस देन। मौके का फायदा उठाते हुए एशर ने आग की दो विशालकाय घूमती हुई तलवारें बनाई जो तेज बर्फ की तलवारों में बदल गईं और उन्हें तेजी से स्थिर खड़े आरव की ओर भेज दिया। ठीक है, मुझे लगता है कि यही आखिरी मौका है। आरव ने जोर से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और अपने सामने एक विशाल मिट्टी की दीवार खड़ी कर दी, जिससे उसकी ओर तेजी से आ रहे दो नुकीले बर्फीले ब्लेड रुक गए। खुद को आगे धकेलते हुए उसे जमाने की कोशिश कर रही बर्फ पूरी तरह से चकनाचूर हो गई क्योंकि उसने मिट्टी की दीवार को गिरा दिया और एशर की ओर दौड़ पड़ा, जो भी उसके करीब आ रहा था। हारने को तैयार हो तो धत तेरे की, आरव ने ताना मारा, लेकिन एशर ने उसकी बात अनसुनी कर दी और पहले हमला करते हुए मुक्का मारा, लेकिन आरव एक तरफ हट गया और पलटवार करते हुए एशर के जबड़े पर ऊपर से एक जोरदार मुक्का मारा, जिससे उसके हाथ बच गए और पेट में एक लात लग गई। इससे पहले कि एशर पूरी तरह संभल पाता, आरव के पैर के नीचे की जमीन ने उसे हवा में उछाल दिया और उसने एशर के चेहरे पर हवा में ही एक जोरदार मुक्का मारा।
भीड़ विस्मय से दोनों जादूगरों के बीच चल रहे भयंकर प्रहारों को देखती रही, क्योंकि हर प्रहार पर ज्वाला के रंग चमकते थे और हर छोटे विस्फोट के साथ ही युद्धक्षेत्र में लाल और नीली ज्वाला ही दिखाई देती थी, जो सीधे प्रहार का संकेत देती थी। चूंकि आरव और एशर के हिलने डुलने पर वे धुंधलेपन का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ये जानने के लिए आग की लपटों के रंगों का इस्तेमाल किया कि हमला कौन कर रहा है। यह एक क्रूर प्रदर्शन था, क्योंकि आरव ने बड़ी आसानी से एशर के हमलों को रोका या झेल लिया, जबकि खुद भी शक्तिशाली प्रहारों से पलटवार किया। थकावट से चूर होकर जब एशर घुटनों के बल गिरा तो उसका चेहरा बुरी तरह से चोटिल हो गया था। तभी आरव ने अपने घुटनों से एशर के चेहरे पर वार किया और उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद आरव ने अपनी निगाहें उग्र बोल्टन की ओर घुमाईं। अपने चमकीले लाल बहुरंगी बालों और विभिन्न घावों और जलने के निशानों से सजे एक सुगठित शरीर के साथ, जो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, और उन घायल क्षेत्रों को ढकने वाली लाल लौ के साथ, उसने युद्ध देवता जादूगर छात्रों से जयकारे लगवाए, क्योंकि वह एक बार फिर विजयी होकर उभरा। ऐसा प्रतीत हुआ कि इस बार उन्होंने कम प्रयास से ही विजय प्राप्त कर ली थी, मुख्य रूप से शारीरिक लड़ाई में भाग लेकर और जादुई मंत्रों पर अपनी सामान्य निर्भरता को त्याग कर। क्या आपको लगता है कि इससे आपकी बाहरी शाखा या आंतरिक दरबार के वरिष्ठ सदस्य नाराज होंगे, या क्या ये वास्तव में उनका ध्यान आकर्षित करने का प्रयास होगा? मुझे आश्चर्य है कि जब उन्हें पता चलेगा कि उनका अपना प्रतिभाशाली शिष्य एक नाजायज संतान की शक्तियों के एक अंश मात्र से पराजित हो गया है, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। आरव ने ताना मारा, लेकिन बोल्टन चुप रहा, क्योंकि उसे आरव के सामने अपनी हार की सिलसिलेवार स्थिति का बचाव करने में शर्म आ रही थी। टेरान डंस को आखिरकार एल्डरिक ने रिहा कर दिया और वह अकादमी की ओर जाने वाले अंतरिक्ष मार्ग से बाहर निकल ही रहा था कि उसने देखा कि अंतरिक्ष द्वारों की रखवाली करने वाले 2 T8 जादूगर उसे अजीब तरह से घूर रहे हैं। मुझे लगा था कि पुराने डीन ने तुम्हें कुछ समय के लिए सभी और गांवों, अंतरिक्ष मार्गों और रसातल से दूर रहने का आदेश दिया था, ताकि तुम खुद को मार न डालो। तुम हर समय उनमें क्यों कूदते रहते हो? क्या तुम अकादमी और ओर्क्स के बीच उच्च श्रेणी का क्षेत्रीय युद्ध शुरू करने की कोशिश कर रहे हो? चिड़चिड़े T8 जादूगर ने टेरान को घूरते हुए कहा। टेरान ने जवाब देने की जहमत उठाए बिना ही नाक सिकोड़ ली। मुझे लगता है कि टेरान ने वास्तव में अच्छा व्यवहार किया है, लेकिन दूसरी ओर उसका शिष्य एक बड़ी परेशानी बना हुआ है। हर बार जब वह रसातल में जाता है तो वह एक बड़े युद्ध क्षेत्र में बदल जाता है, जहां दूसरी आयाम की कई नस्लें और जीव मारे जाते हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि आपके चरम उत्कर्ष के समय और आपके युवा शिष्य के बीच रसातल में सबसे प्रमुख उपद्रवी कौन है। मुझे बस इतना लगता है कि अगर हमने उन छोटे कमीनों को जल्द ही अंदर आने दिया, तो एक ऐसा युद्ध छिड़ जाएगा जिसे हम संभाल नहीं पाएंगे। 8वें स्तर के विनम्र व्यक्ति ने अपनी ठुड्डी पकड़ते हुए जोर से कहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि कौन ज्यादा परेशानी पैदा कर रहा है। क्या आपको ये जानने के लिए पूछने की भी जरूरत है कि वह पागल आरव ही है? वह इतना छोटा है और अभी से पूरे और अंतरिक्ष मार्ग क्षेत्रों में अशांति फैला रहा है। मैं तो बस कल्पना ही कर सकता हूं कि अगर वह उस स्तर पर पहुंच गया जहां टेरान उस समय था, तो वह क्या करेगा। हमें उस लड़के पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाने होंगे। अपने पहले साहसिक कार्य में उसने दिव्य वृक्ष क्षेत्र के एक हिस्से में अशांति फैला दी। दूसरे साहसिक कार्य में उसने अपने छोटे से समूह की मदद से अकेले ही ओर्क्स के पूरे गांव से चोरी की, जिससे एक बड़ा युद्ध छिड़ गया, जो बाद में ओर्क्स, वनस्पति जीवन रूपों और उस मूर्ख कप्तान के नेतृत्व में मानव जादूगरों के बीच छोटे छोटे युद्धों में तब्दील हो गया। तीनों शक्तियों को नुकसान हुआ, उनमें से कोई भी आज तक उस खदान से दोबारा खनन करने में सक्षम नहीं है, लेकिन आरव को उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मिला, जिससे वह उस स्थिति में स्पष्ट विजेता बन गया जहां तीसरे स्तर के जादूगर भी मर रहे थे, और वह उस समय केवल दूसरे स्तर का जादूगर था। अब उनकी नवीनतम यात्रा के दौरान पूरा स्थान प्रतिबंधित कर दिया गया था। हम लगभग इस मार्ग को खो बैठे थे। हालांकि हम नहीं जानते कि उन्होंने इस बार क्या किया, लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि युद्ध सुचारू रूप से संपन्न होने में उनका कुछ न कुछ हाथ जरूर रहा होगा। चिड़चिड़े स्वभाव वाले T8 जादूगर ने आरव के कारनामों को सुनाते हुए मजाक में कहा, मैं यह नहीं बता सकता कि तुम मेरे शिष्य रोवन के प्रशंसक हो या विरोधी। टेरान ने चिड़चिड़े T8 से चुटकी लेते हुए कहा। खैर, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि वह निश्चित रूप से अपने ऊपर मुसीबत और बड़े पैमाने पर लड़ाइयों को आकर्षित करता है, दूसरे T8 ने कहा, जिससे टेरान ने अपना सिर हिलाया और अपनी चोटी की ओर उड़ गया। मुझे लगा था कि तुम इस बात का जिक्र करने वाले हो कि उसका शिष्य उसके लिए फिर से और अधिक समस्याएं खड़ी कर रहा है। चिड़चिड़े जादूगर ने अपने सहायक की ओर देखते हुए टिप्पणी की, जो शरारत से लगभग स्पष्ट रूप से मुस्कुरा रहा था। अब मैं ऐसा क्यों करूंगा?
अगर मैं उसे बता दूंगा तो उसे आरव को बुलाना पड़ेगा और आरव उन्हें उस तरह से नहीं संभाल पाएगा जैसा मैं चाहता हूं। उन जादूगरों ने हमारी अकादमी में काफी हंगामा मचा रखा है, अब समय आ गया है कि उन्हें इसके परिणाम भुगतने पड़े। दुर्भाग्य से आरव ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं, दूसरे जादूगर ने समझाया। और फिर भी मुझे ही खलनायक के रूप में चित्रित किया जा रहा है। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारे दुष्ट इरादों को उजागर करती है, वे इसे क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? चिड़चिड़े जादूगर ने सवाल किया। रोवन, लोग वही मानते हैं जो वे देखना चाहते हैं, दूसरे जादूगर ने रहस्यमय ढंग से उत्तर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आरव मंच पर इतराता हुआ घूम रहा था, वह गॉड मेज एकेडमी के जादूगरों की जय जयकार का आनंद ले रहा था। उसके गोलेम अभी भी अखाड़े के किनारे दृढ़ता से खड़े थे। उन्होंने न केवल भारी बहुमत के साथ जीत हासिल करने की अपनी क्षमता साबित की थी, बल्कि किसी भी ऐसी स्थिति को संभालने की अपनी क्षमता भी प्रदर्शित की थी जो नियंत्रण से बाहर हो जाती थी और जिसमें उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता होती थी। बोल्टन ने देखा कि जब अशद द्वारा आरव को हराने का असफल प्रयास सामने आया तो आइवर ड्रैगनमेर के चेहरे पर असंतोष का भाव था। तुम्हें उस लड़के का अंत करना ही होगा, मुझे परवाह नहीं कि तुम ये कैसे करते हो, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। जो भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लूंगा, और मुझे यकीन है कि वॉर गॉड मेज एकेडमी ड्रैगनमेर कबीले के किसी सदस्य को छूने की हिम्मत नहीं करेगी, क्योंकि एक मध्यम दर्जे के कबीले के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। बोल्टन ने आइवर को निर्देश दिया, जिसने जवाब में आह भरी। मैं वह सब करूंगा जो करना आवश्यक है, निश्चिंत रहें, मैं उससे एक ही झटके में पराजित नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपनी और अकादमी दोनों की प्रतिष्ठा को बहाल करूंगा। आरव के जाने से ठीक पहले आइवर ने मंच पर कदम रखते हुए घोषणा की। हमें अभी भी एक लड़ाई खत्म करनी है, तुम अभी नहीं जा सकते, आइवर ने आरव से दृढ़ता से कहा, जिसने बस एक कठोर निगाह से उसकी ओर मुड़कर देखा। मैं निश्चित रूप से उन विरोधियों से नहीं लड़ता जिन्हें मैं पहले हरा चुका हूं, आरव ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। हारने से डर रहे हो क्या? क्योंकि तुमने कभी द्वंद्वयुद्ध में हार का सामना नहीं किया है, इसलिए मुझसे मुकाबला करने में हिचकिचाहट होना स्वाभाविक है। क्या तुम्हें डर है कि मेरे जैसा चौथे स्तर का जादूगर तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ेगा? इवा ने आरव को चिढ़ाते हुए कहा, उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान थी। आरव ने अपने कदम रोक दिए और उसकी ओर मुड़कर देखने लगा। तो चलिए इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा लेते हैं, आरव ने दृढ़ता से जवाब दिया। क्या तुम्हें आराम करने और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है? मैं नहीं चाहूंगा कि बाद में जब मैं विजयी हूं तो तुम इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल करो, आइवर ने ईमानदारी का दिखावा करते हुए जवाब दिया। मेरे साथ खेल खेलना बंद करो, हम दोनों जानते हैं कि मैंने अपना पिछला मैच गंभीरता से नहीं लिया था, जिसका मतलब है कि मेरे पास अभी भी लगभग पूरी ऊर्जा है। अगर तुम सच में लड़ना चाहते हो तो आओ मैदान में, आरव गंभीर स्वर में गुर्राया। आइवा ने आरव के चेहरे के भावों का अध्ययन किया और महसूस किया कि आरव युद्ध में शामिल होने को लेकर बेहद गंभीर था। ये हमारी पिछली मुठभेड़ की तरह नहीं होगा, तुम मुझ पर जो भी फेंकोगे मैं उसे चकनाचूर कर दूंगा और एक मध्यम श्रेणी के जादूगर और एक निम्न श्रेणी के जादूगर के बीच का अंतर दिखा दूंगा। ये वैसा नहीं होगा जैसा तुमने मुझे उस समय टीए क्षेत्र में हराया था, आइवर ने आत्मविश्वास से घोषणा की और उस रहस्य को उजागर कर दिया जिसे वह सबसे ज्यादा छिपाना चाहता था। मुझे उम्मीद थी कि तुम मुझे बोर नहीं करोगे, क्योंकि मेरा कुछ भी छुपाने का इरादा नहीं है। आरव ने पलटवार किया। दोनों जादूगर आमने सामने खड़े थे, उनकी निगाहें एक खामोश चुनौती में एक दूसरे पर टिकी थीं, जबकि तनावग्रस्त भीड़ सांस रोककर परिणाम का इंतजार कर रही थी। एक जोरदार धमाके के साथ आरव और इवा दृष्टि से ओझल हो गए और युद्ध के मैदान के केंद्र में फिर से प्रकट हुए। freewebnovel.com। वर्चस्व की लड़ाई में उनके मुंह आपस में टकराए, जिसमें कौशल और गति का ऐसा स्तर देखने को मिला जो आरव के पिछले मुकाबले से कहीं बेहतर था। जैसे जैसे उनकी बिजली की गति से होने वाली गतिविधियां सामने आईं, दर्शकों को ये स्पष्ट हो गया कि आरव ने एशिर के साथ अपनी पिछली लड़ाइयों में अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया था। इस टकराव की तीव्रता ही एशिर को एक ही प्रहार में शीघ्र ही पराजित करने के लिए पर्याप्त होती। चौथे स्तर के जादूगर के लिए बुरा नहीं है, तुम बहुत ताकतवर हो। आरव ने हंसते हुए आइवा की काबिलियत की तारीफ की। तुम्हारे मुंह से ये सुनकर हंसी आ रही है, चलो इसे जारी रखते हैं, आइवर ड्रैगनमेर ने जवाब दिया। उसकी हंसी से उसके अंदर उमड़ रहे युद्ध के रोमांच का पता चल रहा था, क्योंकि आरव ने कुशलतापूर्वक उसके हमले का जवाब दिया था। दोनों ने आपस में भिड़ंत को रोककर एक और मुक्का मारने के लिए हाथ उठाए।
लेकिन इस बार आइवा का दाहिना हाथ नीले रंग के ड्रैगन के शल्कों से ढका हुआ था, जबकि आरव का हाथ लाल रंग के सैलामेंडर के दस्ताने में लिपटा हुआ था। एक जोरदार धमाके के साथ एक विशाल शॉकवेव उत्पन्न हुई, जिसने उनके आसपास की हवा को इस हद तक विचलित कर दिया कि अखाड़े के चारों ओर बैठे दर्शकों ने भी उनके टकराव का प्रभाव महसूस किया। दोनों जादूगरों की मुट्ठियों के टकराने के बिंदु से ऊर्जा की चिंगारियां बिखर गईं, जो एक चकाचौंध भरी छटा प्रस्तुत करती हैं। जब वे एक दूसरे पर वार कर रहे थे तो उनके चेहरों पर एक बेतहाशा मुस्कान थी, जो ये दर्शाती थी कि वे लड़ाई की तीव्रता का भरपूर आनंद ले रहे थे। गॉर्डन कबीले के ग्रैंड एल्डर ने एंशिएंट ब्लेज कबीले की बाहरी शाखा के एल्डर को गॉर्डन कबीले के मुख्य परिसर के केंद्र तक पहुंचाया। जैसे ही वे वार्ता के लिए चुने गए हॉल में दाखिल हुए, बीच में चमकदार चांदी से बनी एक गोल मेज रखी थी, जिसके दोनों ओर सोने की किनारी वाली पन्ना हरे रंग की मखमली कुर्सियां थीं। कमरे के चारों ओर तैरते हुए गोलों से नर्म, सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो छत पर प्राचीन लड़ाइयों को दर्शाने वाली टेपेस्ट्री और चित्रित नक्षत्रों पर एक गर्म चमक बिखेर रही थी। ग्रैंड एल्डर ये प्रदर्शित करने पर आमादा प्रतीत होता था कि गॉर्डन परिवार केवल एक साधारण मध्य स्तरीय परिवार नहीं था, बल्कि एक समृद्ध इतिहास वाला और धनवान परिवार था। हालांकि ब्लेज कबीले द्वारा भेजे गए बुजुर्ग व्यक्ति अप्रभावित प्रतीत हुए, जिससे उन्हें प्रश्न पूछने की प्रेरणा मिली। तो आपके कुलपति कब आएंगे ताकि हम इस चर्चा को एक बार और हमेशा के लिए शुरू कर सकें? मैं उनके इंतजार में अधीर हो रहा हूं। आपको इंतजार करने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, ग्रैंड एल्डर ने आश्वासन दिया। मैं आपका मेजबान रहूंगा, क्योंकि मेरे पास कुलपति के समान ही अधिकार हैं, जो इस समय कबीले के नामात्र के मुखिया के रूप में कार्य करते हैं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं कि मैं उनकी उपस्थिति की आवश्यकता के बिना तत्काल निर्णय ले सकता हूं, और मैं अपना काम तुरंत शुरू करने के लिए उत्सुक हूं, ग्रैंड एल्डर ने कहा और बैठ गए। तभी गॉर्डन्स कबीले के चौथे एल्डर भी बैठ गए। उसकी निगाहें थोड़ी शत्रुतापूर्ण भाव से ब्लेज कबीले की बाहरी शाखा के मुखिया पर टिकी हुई थीं। उसे यहाँ क्यों होना चाहिए? बाहरी शाखा के बुजुर्ग ने सवाल किया, जो कबीले के द्वार पर चौथे बुजुर्ग द्वारा उनके प्रति दिखाए गए स्पष्ट अनादर से नाराज थे। आपको ये समझना होगा कि इन वार्ताओं में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है, ग्रैंड एल्डर ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया। यद्यपि मैं कुलपति के साथ अधिकार साझा करता हूं, मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता। वे इस बैठक में हमारे भाई को अपने मुखपत्र के रूप में उपस्थित रखने पर जोर दे रहे हैं। freewebnovel.com। ये सुनकर चौथे बुजुर्ग ने अप्रत्याशित घटनाक्रम पर अविश्वास से अपना माथा पकड़ लिया। चौथे बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा, ये बूढ़ा सनकी अपने पिता के खिलाफ भी झूठ बोल सकता है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, और फिर भी लोग उस पर विश्वास करेंगे, भले ही सच्चाई सबके सामने हो। कुलपिता ने कभी भी ब्लेज कबीले से कोई संबंध नहीं रखना चाहा था, लेकिन ये ग्रैंड एल्डर ही थे जिन्होंने तीसरे एल्डर को ठीक करने के लिए उनसे संसाधन जुटाने का सुझाव दिया था, खासकर इसलिए क्योंकि वे अपने संसाधनों से तीसरे एल्डर को कोमा से वापस नहीं ला सकते थे। ग्रैंड एल्डर ने कबीले के द्वार पर स्थिति की योजना इस प्रकार बनाई थी, क्योंकि उन्हें प्राचीन ब्लेज कबीले के सदस्यों के अहंकारी व्यवहार का अनुमान था, जिससे वे प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार जब साइलस अरोरा के लिए आया था तो उसने भी ऐसा ही व्यवहार किया था, और इसलिए उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया था कि बातचीत के दौरान चौथे बुजुर्ग भी मौजूद रहें, ताकि ब्लेज के बुजुर्ग के विचारों को प्रभावित किया जा सके। ठीक है, हम साइलस ब्लेज को वापस चाहते हैं। हमारे रक्षक को कबीले में वापस लाने के लिए हमें क्या करना होगा? बाहरी शाखा के बुजुर्ग ने अंततः बोलना शुरू किया, जिससे ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने जानबूझकर चर्चा को लंबा खींचा ताकि बाहरी शाखा का वरिष्ठ सदस्य पहले अपनी मांगें रख सके। वह अपनी बात मनवाने में बहुत हताश नहीं दिखना चाहता था, इसलिए वह चाहता था कि ब्लेज शाखा का वरिष्ठ सदस्य पहले पहल करे। उनका मानना था कि वे अग्नि तत्व के जादूगरों के आवेगी व्यवहार पर भरोसा कर सकते हैं, खासकर प्राचीन कुलों के जादूगरों पर। हमें ड्रैगन का हृदय पत्ता चाहिए। ग्रैंड एल्डर ने अंततः अपनी मांग प्रकट की, जिससे बाहरी शाखा के एल्डर चौंक गए। बाहरी शाखा का मुखिया, साइलस के बदले में ये सब मांगने का आपका क्या मतलब है? ग्रैंड एल्डर की इस दुस्साहसी मांग के जवाब में एल्डर क्रोधित होकर चिल्ला उठा, मुझे गलत मत समझिए, ये सिर्फ आपके वरिष्ठ अधिकारी की जान बचाने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी राजकुमारी की सुरक्षा के लिए भी है। अब तक आपको पता चल ही गया होगा कि वह हमारे साथ, हमारी सुरक्षा में रही थी। आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, ग्रैंड एल्डर ने आगे कहा।
जब तुम्हारा सिपाही उसे वापस लेने आया तो उसने उसे खतरे में डाल दिया और इस प्रक्रिया में हमने उसकी जान बचाई। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या तुम्हारे कबीले की राजकुमारी के जीवन के बदले ड्रैगन हॉट लीफ एक उचित सौदा नहीं है, या इससे भी कम उचित सौदा है? दरअसल हमने साइलेस को सिर्फ इसलिए पकड़ा है क्योंकि वह आपके कबीले के खिलाफ एक बंधक के रूप में काम करेगा, क्योंकि आप सभी एक ऐसे टीआर जादूगर को खोना नहीं चाहेंगे जिसे आपने इस उन्नत स्तर तक पाला पोसा है। उच्च रैंक में उस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है, ग्रैंड एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा। बाहरी शाखा के बुजुर्ग को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनका सामना एक ऐसे शेर से हो रहा हो जिसने एक भले आदमी का रूप धारण करने के बावजूद बिना किसी संकोच के निगलने के लिए अपना मुंह खोल दिया हो। मुझे इस बारे में अपने साथी बुजुर्गों से बात करनी होगी। बाहरी शाखा के बुजुर्ग ने गॉर्डन कबीले के ग्रैंड एल्डर से बचने का मौका ढूंढते हुए कहा और हॉल के दूसरे छोर की ओर बढ़ गए। उसने अपने आप को एक मानसिक सुरक्षा कवच से सुरक्षित कर लिया और फिर गॉर्डन परिवार से साइलेस को वापस लाने के मिशन पर भेजने वालों से संवाद करने के लिए फुसफुसाहट का एक क्रिस्टल गोला निकाला। अरे पागल कहीं के, तुमने तो उससे ये मानकर उसे लगभग दिल का दौरा ही दे दिया था, चौथे एल्डर ने ग्रैंड एल्डर से कहा, जिस पर ग्रैंड एल्डर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन मेरा यकीन मानिए, हमें यह जरूर मिलेगा, मुझे पूरा भरोसा है, ग्रैंड एल्डर ने आत्मविश्वास से कहा। आप इतने निश्चित कैसे हो सकते हैं? चौथे बुजुर्ग ने पूछा। चूंकि इसका भुगतान कोई और करेगा, इसलिए मुझे कुछ अनुमान है कि कौन इस मामले को निपटाने के लिए तैयार होगा, लेकिन मैं ये तय नहीं कर सकता कि भुगतान पहले कौन करेगा। अच्छी खबर यह है कि हमें ड्रैगन हॉट लीफ प्राप्त होगी और हमारे तीसरे बुजुर्ग को उपचार के बाद की सभी प्रक्रियाओं से गुजरे बिना ही अपनी चरम अवस्था में वापस आ जाएंगे। ये पत्ता इतना शक्तिशाली है और इसीलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से इसकी मांग की थी। तीसरे बुजुर्ग के अपनी पूर्ण शक्ति में वापस आने के साथ कुलपिता सामान्य स्थिति में लौट आएंगे और कबीला फिर से एकजुट और संतुष्ट हो जाएगा। ग्रैंड एल्डर ने चौथे बुजुर्ग को अपनी योजना समझाई। जब चौथे एल्डर और ग्रैंड एल्डर बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान बाहरी शाखा के एल्डर को व्यापार के लिए सहमति की पुष्टि प्राप्त हुई और किसी को अगले 3 घंटों के भीतर ड्रैगन हॉट लीफ पहुंचाने के लिए कहा गया। ये खबर सुनकर वह हैरान रह गया क्योंकि उसने देखा था कि चौथे एल्डर के साथ बातचीत करते समय ग्रैंड एल्डर का आत्मविश्वास और आत्मा आश्वस्त व्यवहार स्पष्ट दिखाई दे रहा था। बाहरी शाखा के वरिष्ठ सदस्य को यह स्पष्ट था कि ग्रैंड एल्डर को पहले से ही पता था कि उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया जाएगा। उन्होंने स्वीकार कर लिया है और आपको अगले 3 घंटों के भीतर पत्ता मिल जाएगा, बाहरी शाखा के बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। उन्होंने ग्रैंड एल्डर के चेहरे पर फैलती हुई मुस्कान को देखा, जो उनकी अत्यधिक खुशी के कारण लगभग उनकी आंखें बंद कर रही थी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, ग्रैंड एल्डर ने संतुष्टि से जवाब दिया। वह इतनी कीमती चीज की मांग क्यों करेगा? मुझे लगता है कि बातचीत के लिए सहमत होकर हमने उन्हें बहुत अधिक शक्ति दे दी है और इसी वजह से ये सब बकवास हुई है, प्राचीन ब्लेज कबीले की बाहरी शाखा के एक बुजुर्ग ने झुंझलाहट में कहा। फुसफुसाहट के गोले से प्रसारित संदेश सुनने के बाद चुप रहो। मुझे भी पता है कि उन्होंने जो मांगा है वह ऐसी चीज नहीं है जिससे हम आमतौर पर सहमत होते, लेकिन उनकी मांगों के बावजूद हम मान लेते। ये ऊपर से आदेश हैं, बाहरी शाखा के ग्रैंड एल्डर ने बीच में टोकते हुए कहा। लांस्ट कबीले के छठे बुजुर्ग को पकड़ने का उनका असफल प्रयास ही कबीले की खानों में चल रहे प्रतिशोध का कारण बना। भारी बोझ उठाते हुए उन्होंने गॉर्डन और लैंस्ड कबीले दोनों से जुड़े संघर्षों को संभालने में अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए ब्लेज कबीले के मुख्य सदस्यों द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर लिया था। इन अनुरोधों को स्वीकार करना गॉर्डन और लांस्ड दोनों कुलों की स्थितियों से निपटने के उनके तरीके की जांच से बचने का उनका तरीका था, जिसके कारण लांस्ड कुल के सदस्यों को उनके आदेशों का पालन करने के कारण छिपना पड़ा था। योजक चिन्ह वॉर गॉड मेज अकेडमी एरिना बैटल ग्राउंड। आरव और आइवा के बीच लगातार मुक्केबाजी जारी रही और हर वार का जवाब आरव ने पलटवार से दिया। ग्रेटर देन वंश कौशल ड्रैगन पंजे लेस देन ड्रैगन क्लॉस कौशल ने इवा के पंजों को लंबा करने और आरव की सुरक्षा को भेदने की अनुमति दी, और एक तेज गति से आइवा ने आरव की छाती में चाकू भोंक दिया, उसे अपने करीब खींच लिया और फिर एक और जादू कर दिया। ग्रेटर देन निम्न स्तरीय मंत्र आंधी बल लेस देन। आइवा ने अपनी हथेली सीधे आरव की छाती पर मारी, जिसके प्रभाव से आरव पीछे की ओर उछल गया और एक शक्तिशाली आंधी के कारण अखाड़े के किनारे की ओर जा गिरा। इससे पहले कि आरव को सीमाओं से बाहर धकेला जा सके, टाइटन ने हस्तक्षेप किया और खून की उल्टी करते हुए उसे पकड़ लिया।
दर्द के बावजूद आरव की निगाहें आइवा पर टिकी रहीं, उसके चेहरे पर गंभीरता और अस्वीकृति का मिलाजुला भाव झलक रहा था। पिछला हमला अनावश्यक रूप से क्रूर था, जो आइवा की निर्दयी रणनीति को दर्शाता था। देखने में आकर्षक लगने वाला गेल फोर्स मंत्र एक ही प्रहार में आंतरिक क्षति पहुंचाने के लिए बनाया गया था, और यह आरव के लिए तीसरे स्तर के जादूगर क्षेत्र में पहुंचने से पहले घातक साबित होता, क्योंकि इसने उस स्थान को लक्षित किया था जहां उसका माना भंडार हुआ करता था। हालांकि T3 मैच दायरे में कदम रखने के बाद अपने पूरे शरीर को अपने माना पूल में बदल देने के कारण आरव के पास अब ऐसे हमलों के प्रति बढ़ी हुई प्रतिरोधक क्षमता थी। आखिरकार आरव ने अपने माना पूल को नष्ट कर दिया था, और अब उसका पूरा शरीर एक माना पूल के बराबर था। इसलिए उसके चारों ओर मौजूद माना ऊर्जा ने आक्रामक गेल फोर्स ऊर्जा के खिलाफ एकजुट होकर उसके शरीर के भीतर एक भयंकर युद्ध छेड़ दिया। आरव की माना और गेल फोर्स ऊर्जा के बीच का संघर्ष ही अंततः उसकी चोट का कारण बना, क्योंकि उसके आंतरिक अंगों का अभी तक विकास नहीं हुआ था। दर्द और विपत्ति के बावजूद आरव उठ खड़ा हुआ और अपने मुंह से खून पोंछा। आरव के इस साहस को देखकर आइवा अचंभित रह गया और उसने आश्चर्य व्यक्त किया। तुम्हें यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए था, मेरा इरादा तो शीघ्र जीत हासिल करने का था, लेकिन तुम हमेशा कठिन रास्ता ही चुनते हो। आरव के दृढ़ संकल्प से चकित होकर आइवा ने टिप्पणी की। अगर तुम मुझे हराना चाहते हो तो तुम्हें इससे बेहतर प्रदर्शन करना होगा, छिपकली जैसे लड़के। आरव ने आइवा के सिर पर उभरी हुई नसों के साथ ताना मारा। आह! जैसे जैसे आइवा की छाती धीरे धीरे रूपांतरित होती गई और नीले रंग के ड्रैगन के शल्कों से ढक गई, उसकी चीख हवा में गूंज उठी। उसकी कभी सुनहरी पुतलियां अब पतली दरारों में बदल गईं, और अजगर के शल्क उसके सिर से लेकर कमर तक फैले हुए थे। freewebnovel.com। उसके पीछे लहराती हुई एक लंबी पूंछ ने उसके भयावह रूप परिवर्तन को पूरा किया, और छोटे सींगों ने इवा के सिर को सुशोभित कर दिया, जिससे उसका नया रूप और भी भयावह हो गया। ऐसा लगता है कि हमारी पिछली मुलाकात के बाद से आपके रूप में काफी सुधार हुआ है। आपका आत्मविश्वास उन छोटे सींगों और छिपकली जैसी पूंछ से ही आया होगा जो अब आपके पास है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे मुझे हराने के लिए काफी हैं? आरव ने कहा। उसका शरीर चमकते लाल टैटू से जगमगा रहा था, जो काले और भूरे पैटर्न के साथ मिलकर लाल सैलामेंडर कवच सेट बना रहे थे। तीसरे स्तर पर पहुंचने के बाद आरव अब लाल सैलामेंडर कवच की शक्तियों को सहजता से इस्तेमाल कर सकता है, और इसकी जबरदस्त क्षमताओं को बनाए रखने के लिए अब उसे माना पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। अपनी क्षमताओं और सीमाओं पर बिना किसी रोक टोक के आरव युद्ध के लिए तैयार खड़ा था। आरव की ओर इवा के जोरदार हमले ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया, जो अपने सामने जीवन भर का एक अनूठा दृश्य घटित होते हुए देख रहे थे। वह और भी तेज हो गया है। ये स्पष्ट है कि ये लड़ाके एक बिल्कुल अलग स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दर्शक ने अपनी उत्तेजना को नियंत्रित न कर पाने के कारण आश्चर्य व्यक्त किया। इवा ने हवा में अपने शरीर को इस तरह मोड़ा जैसे कोई घूमती हुई ड्रिल हो, और आरव की ओर बढ़ते हुए अपने पंजों को हमले के लिए तैयार कर लिया। इसे चूम लो। आरव ने जमीन पर पैर पटकते हुए और आइवा के आगे बढ़ने में बाधा डालने के लिए कई मजबूत मिट्टी की दीवारें खड़ी करते हुए घोषणा की। आरव के प्रयासों के बावजूद आइवा ने कुशलतापूर्वक हर बाधा को पार करते हुए आरव के करीब पहुंचता गया। एक सोची समझी चाल चलते हुए आरव ने तेजी से इवा के जबड़े पर अपरकट मारा, जिससे वह हवा में उछल गया। मौका देखकर आरव ने इवा के पैरों को पकड़ लिया और उसे जोरदार तरीके से जमीन पर पटक दिया। आरव न केवल असंतुष्ट था, बल्कि उसने अपनी दाहिनी उंगली आइवा की ओर इशारा करते हुए अपना सहज जादू चलाया, जिससे उसकी उंगली के चारों ओर पृथ्वी तत्व का प्रतीक प्रकट हो गया, और टेरा बुलेट के आकार लेने के साथ ही वह घूमने लगा। हालांकि इससे पहले कि यह पूरी तरह से साकार हो पाता, आइवा ने तेजी से अपने पैरों को आरव के फैले हुए हाथ के चारों ओर लपेट लिया, उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया और फिर युद्ध की मुद्रा में पीछे हट गया। ग्रेटर देन वंश कौशल ड्रैगन शक्ति लेस देन। आइवा ने एक स्पष्ट बढ़त की आवश्यकता को पहचाना, खासकर आरव के खिलाफ, जो कि एकमात्र निम्न स्तरीय 3 जादूगर था और उसका मुकाबला कर सकता था। इसलिए उसने जिस कौशल का उपयोग किया उसमें निचले स्तर के लोगों में भय पैदा करने और साथ ही उनकी युद्ध क्षमताओं को कमजोर करने की शक्ति थी। मानव आंखों से अदृश्य एक हरी रोशनी ने धीरे धीरे इवा को घेर लिया, जिससे एक राजसी और प्रभावशाली आभा निकल रही थी। इवा ने इस प्रभावशाली आभा को आरव की ओर निर्देशित किया, जो अभी अभी अपने पैरों पर खड़ा हुआ था, और उसका उद्देश्य उसे डराना था। निडर होकर आरव ने ब्लड चांगदाव को छीन लिया, जिसे उसने मन ही मन बुच्चे से मांगा था, और हथियार को पकड़ते ही उसने अपनी शक्तिशाली ब्लड किलिंग इंटेंट को उजागर कर दिया।
आरव के आसपास का वातावरण गहरे लाल रंग में रंग गया। उसकी तीव्र और अनियंत्रित मंशा ने आइवर की ड्रैगन शक्ति को पछाड़ दिया, जिससे गुप्त रूप से और खुलेआम मौजूद दर्शक चौंक गए। अराजकता के बीच आरव के गहरे लाल बाल खूबसूरती से लहरा रहे थे और उसकी आंखों से एक शैतानी आकर्षण झलक रहा था, जिसमें आग जैसी चमक थी। लाल सैलामेंडर कवच पहने हुए, जिसके किनारों और कोनों पर अब काले और भूरे रंग की छटा बिखरी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे उसके बालों के सिरों पर काले और भूरे रंग थे। आरव एक दुर्जय और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रस्तुत कर रहा था। युद्ध के दर्शक अपनी सीटों के किनारे पर आ गए थे, लड़ाकों से निकलने वाली विपरीत ऊर्जाओं से मंत्रमुग्ध थे। एक शाही और प्रभावशाली उपस्थिति वाला एवर, जो एक युद्ध देवदूत की तरह लग रहा था। वहीं दूसरी ओर आरव का नरसंहार का आभास, जो एक रक्त दानवी राजकुमार की याद दिलाता था। तुमने मुझे जान से मारने की मंशा से निशाना बनाया है, इसलिए मैं भी बिना किसी संकोच के वैसा ही जवाब दूंगा, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें निम्न श्रेणी और मध्य श्रेणी के जादूगरों के बीच का अंतर दिखाऊंगा, आइवर ने जवाब दिया। उसका अजगर जैसा रूप अब बिजली और हवा से कड़क रहा था, क्योंकि उसने आसन संघर्ष की प्रत्याशा में अपने दोनों हाथ फैला दिए थे। एक तरफ एक छोटा बवंडर नाच रहा था, जबकि दूसरी तरफ बिजली की छोटी छोटी चिंगारियां कड़क रही थीं, मानो निकलने के लिए बेताब हो। मैं ये बताना भूल गया था कि मध्य श्रेणी के क्षेत्रों में प्रवेश करने पर मैंने एक दूसरे तत्व को जागृत किया, और मेरे दोहरे तत्वों के संयोजन से यह मेरे छद्म ड्रैगन शरीर की शक्ति को और भी बढ़ाता है, आइवर ने विस्तार से बताया।